नमस्कार, स्वागत है टैक्स पॉइंट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का रेस्ट ऑफ द पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कौन से सिचुएशंस में कौन सी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इस हेड के अंदर कवर्ड होगी। तब हम लोगों ने पढ़ा था, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी जिसका ऑनर एसएससी होता है तो उसकी एनुअल वैल्यू इस हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। हाउएवर, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी ऑनर के खुद की अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज होता है तब उसके लिए पढ़ाई आपको बीपी हेड में पढ़नी है। यहाँ पे उस चीज का कवरेज नहीं हो रहा है। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज की टैक्सेबिलिटी या चार्जेबिलिटी यहाँ अराइज होगी उसका कंप्यूटेशन किस तरीके से किया जाएगा। आगे बढ़े। कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। यहां पे 6 टाइप के आपको कंप्यूटेशन समझने हैं, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं जानना। ये 6 सिस्टम आप समझ लीजिए, आपका काम पूरा आसानी से हो जाएगा। आपकी हाउस प्रॉपर्टी या तो लेट आउट की जाएगी यानी कि भाड़े पे दी जाएगी, तो उस समय उस सिचुएशंस में किस तरीके से कंप्यूटेशन किया जाएगा उसके लिए इसकी पढ़ाई पढ़नी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हमने बातचीत किया था कि अगर आप प्रॉपर्टी खुद के लिए यूज करते हो, अपने खुद के रहने के लिए यूज करते हो, तब भी यहाँ पे उसकी एनुअल वैल्यू चार्जेबल होती है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इसकी किस तरीके से कंप्यूटेशन होगा, किस तरीके से इनकम डिटरमाइन की जाएगी, उसकी पढ़ाई यहाँ पे है। डीम टू बी लेट आउट, कुछ हाउस प्रॉपर्टीज को जबरदस्ती माना जाएगा कि ये प्रॉपर्टीज आपने भाड़े पे दे रखी है, उस सिचुएशंस में किस तरीके से कंप्यूटेशन होगा इस सेक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द ऑनर, कोई प्रॉपर्टी खाली रहती है, लेट आउट नहीं है, लेट आउट नहीं भी मानी जा रही है, उस सिचुएशंस में कंप्यूटेशन किस तरीके से किया जाएगा उसकी पढ़ाई इधर पढ़नी है अपने को। प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, कुछ प्रॉपर्टीज आप हो सकता है कि 40% प्रॉपर्टी आपने लेट आउट किया और 60% आप अपने खुद के रहने के लिए यूज कर रहे हो, या फिर हो सकता है साल के 5 महीना आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, 7 महीना आपने खुद रहने के लिए यूज किया, सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह यूज किया। उस सिचुएशंस में कंप्यूटेशन किस तरीके से होगा उसकी पढ़ाई यहाँ पढ़नी है। और लास्ट में छोटा सा पार्ट है रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट। आने वाले सेक्शंस में हम लोग इसकी पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले लेट आउट प्रॉपर्टी। एक छोटी सी टेबल यहां दी हुई है, लेट आउट प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन किस तरीके से किया जाता है, उसकी इनकम किस तरीके से कंप्यूट की जाती है, उसके लिए एक छोटी सी टेबल दी गई है। बस आप इस टेबल में डाटा डाल दीजिए, आपका रिजल्ट जो आएगा वही उस लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम है, जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर ली जाएगी, मतलब टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन किया जाएगा। सबसे पहले इसमें कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है बातचीत कर रहे हैं। उसमें से बोलता है कि आप म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर दीजिए। ओके, जो फिगर आती है उसको नेट एनुअल वैल्यू कह रहा है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर दिया तो रिजल्टिंग फिगर जो आई वो नेट एनुअल वैल्यू रही। उसमें से बोलता है आप 2 डिडक्शंस ले लीजिए, स्टैंडर्ड डिडक्शंस एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये 2 चीज आप माइनस कर दीजिए, जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वही आपकी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। बस सर इतना सा ही आपको समझना है। ये 4 फिगर आप बैठा दीजिए, जो रिजल्टिंग फिगर है वही हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम है। आई बात समझ में? बहुत सिंपल, बहुत आसान। अब अपने को बारी बारी समझना है कि ये 4 फिगर कैसे डिराइव किए जाएंगे या किस तरीके से ये यूज किए जाएंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इस हेड की पेक्यूलरिटी के बारे में अपने बातचीत पहले क्लास में किए थे, लास्ट वीडियोस में अपने लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पर रियल इनकम नहीं, हाउस प्रॉपर्टी से हो सकने वाली इनकम को चार्जेबल किया जाता है। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस को यहाँ पे चार्जेबल किया जा रहा है, ये हमने बातचीत किया था। अब एक चीज मेरे को बताओ, एक हाउस प्रॉपर्टी से हो सकने वाली इनकम कैसे डिटरमाइन की जाएगी। बोलता है कि ये इनकम, ये एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए 4 फैक्टर्स वर्क करते हैं।
किस तरीके के फैक्टर है सर? एक तो है पहला ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा है फेयर या नॉशनल रेंट, तीसरा है स्टैंडर्ड रेंट और चौथा है एक्चुअल रेंट। सर ये क्या होता है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी कोई कॉर्पोरेशन या कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जुरिस्डिक्शंस में आता है तो म्युनिसिपैलिटी आपसे हर साल एक म्युनिसिपल टैक्स वसूल करता है, एक टैक्स उस प्रॉपर्टी पे लेवी करता है और वो टैक्स आप लोग पेमेंट करते हो। वो जो टैक्स लेवी करता है वो कोई ना कोई वैल्यूएशन करके उसके ऊपर सर्टेन परसेंटेज आपसे चार्ज किया जाता है। ऐसी हवा में थोड़ी टैक्स का कैलकुलेशन होता है म्युनिसिपल टैक्स का कि ऑफिसर आया, आपकी प्रॉपर्टीज देखी, आप 2,000 रुपया पेमेंट करेंगे, आप 5,000 रुपया पेमेंट, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज का कैलकुलेशन का मैकेनिज्म बना हुआ है। म्युनिसिपैलिटी जो वैल्यूएशन करके उसके ऊपर परसेंटेज चार्ज करती है, टैक्स का चार्ज करती है, वो जो वैल्यू निकालती है दैट इज टर्म्ड एज ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। वो जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है वो एक हमारे लिए एक फैक्टर माना जाता है कि ये इस हाउस प्रॉपर्टी से हर साल हो सकने वाली इनकम है। आई बात समझ में? पहली बात। दूसरा, फेयर और नॉशनल रेंट। सपोज आपकी प्रॉपर्टी एक्स एरिया में एक्स बिल्डिंग के अंदर लोकेटेड है, ठीक उसके पास वाला फ्लैट या उसके पास वाले बिल्डिंग में आइडेंटिकल फ्लैट भाड़े पे गया है। आपका फ्लैट अभी तक लेट आउट नहीं हुआ, पर ठीक आपके पास वाला फ्लैट आइडेंटिकल फ्लैट ऑलमोस्ट सेम फ्लैट से 10,000 रुपया महीने पे भाड़े पे लगा है। ओके, तो आपका भी एक्सपेक्टेड फेयर रेंट जो रहेगा आपकी प्रॉपर्टी, अगर आप भी सोचे कि मैं इस प्रॉपर्टी को भाड़े पे लगाऊं तो मुझे कितना रेंट मिलेगा, तो यहीं से तो आप आंकलन करेंगे। भाई देखिए, पास वाला जो फ्लैट है उसके लिए 10,000 रुपीज पर मंथ फ्लैट का भाड़ा तय हुआ है, फिक्स हुआ है, तो हमको भी 10,000 रुपीज पर मंथ मिलना चाहिए। उस एरिया का जो फेयर रेंट है, जनरल जो ट्रेंड चल रही है रेंट की, वो भी तो एक डिटर्मिनेशन के लिए फैक्टर हो सकता है कि उस हाउस प्रॉपर्टी से आप कितना रुपया सालाना अर्न कर सकते हैं। तो उसको हम लोग दूसरा फैक्टर बोलते हैं फेयर और नॉशनल रेंट, यानी आस पड़ोस की एरिया में कोई प्रॉपर्टी लेआउट है सिमिलर साइज का, सिमिलर नेचर का, तो उसके लिए कितना रुपया रेंट मिल रहा है, तो वही हमारे लिए भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर स्टैंडर्ड रेंट। कई जगह, कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कई एरिया में एक रेंट कंट्रोल अथॉरिटी होती है, वो डिटरमाइन करती है कि किसी प्रॉपर्टी का इससे ज्यादा रेंट आप नहीं ले सकते, इससे ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिए। दैट इज टर्म्ड एज स्टैंडर्ड रेंट। अगर इस टाइप का कोई रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर है, अगर इस टाइप का कोई रेस्ट्रिक्शंस है, उस सिचुएशंस में वो भी आपके रेंट, उस हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को कंट्रोल्ड कर रहा है। सपोज आपका आसपास में 12,000 रुपया में रेंट पे प्रॉपर्टी लेट आउट की गई, लेकिन आपकी एरिया में स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल है जो कह रहा है 8,000 रुपए से ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिए, तो हमारा एक्सपेक्टेशंस 8,000 रुपए से ज्यादा हो नहीं सकता। ये भी एक डिटर्मिनेशन का फैक्टर है कि हमारी एनुअल इनकम 8,000 इंटू 12 से ज्यादा हम इस हाउस प्रॉपर्टी से अर्न नहीं कर सकते। ये भी एक फैक्टर वर्क करता है, उस फैक्टर को कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। और फोर्थ, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट, हमको कितना रुपया रेंट मिला है। सपोज आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी हो या खराब हो, पास वाली प्रॉपर्टी 10,000 में लेट आउट हुई, बट आपका अच्छा लक था, आपने उसको 16,000 में पर मंथ में लेट आउट कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये 16,000 जो आप अर्न कर रहे हो, जो एक्चुअल अर्न कर रहे हो, वो भी तो उस हाउस प्रॉपर्टी से इनकम की अर्निंग कैपेसिटी थी, तभी तो आपको मिल रहा है, तो वो भी एक फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे जो एक्चुअल रेंट मांगते हैं ये डिफैक्टो रेंट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ एमिनिटीज भी दी जाती है और उस एमिनिटीज का भी चार्ज लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज हम प्रॉपर्टी के लिए ले रहा है और 1,000 रुपीज उसके मेंटेन, जो सपोज चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड वहां पे रहेगा, उसके लिए हम लोग 1,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। ऑल टुगेदर टेनेंट से 11,000 रुपीज ले रहे हैं। बट आप प्रॉपर्टी के लिए कितना रुपया ले रहे हो, बाकी फैसिलिटीज के लिए हटा दीजिए,
नियर प्रॉपर्टीज के लिए आप कितना रुपया चार्ज कर रहे हो उसी रेंट को आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। आई बात समझ में? ये 4 फैक्टर का ताना बाना है, इससे आपका डिटरमाइन होगा उस हाउस प्रॉपर्टी की हो सकने वाली इनकम, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी हमको डिटरमाइन करना है। उसके लिए 4 फैक्टर, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। गॉट इट? आगे बढ़े। अब इनको कैसे यूज करना है वो हम लोग और समझ ले रहे हैं। सबसे पहले आप डिटरमाइन कीजिए रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आप डिटरमाइन कीजिए। RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। हमारा उस प्रॉपर्टी से रीजनेबल एक्सपेक्टेड हमको कितना रुपया रेंट मिलना चाहिए, ये आप डिटरमाइन कीजिए। ये रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट में 3 फैक्टर्स, जो 4 फैक्टर्स की हम लोग बातचीत किए थे, आउट ऑफ 4 फैक्टर्स 3 फैक्टर्स यहाँ पे वर्क करेंगे। कैसे वर्क करेंगे? एक फॉर्मूला है, उसमें आप सेट कर लीजिए। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। कंप्यूट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। कैसे कंप्यूट करेंगे? हमने बातचीत किया था 4 फैक्टर्स है, 4 में से 3 फैक्टर तो हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को कैलकुलेशन करने में यूज हो जाएंगे। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू उस प्रॉपर्टी का कितना है, फेयर रेंट उस प्रॉपर्टी से आपको कितना मिलना चाहिए, ये आपके सामने फिगर्स है। इन दोनों में से जो ज्यादा है, इन दोनों में से जो ज्यादा है वो हमको मिलना चाहिए, ये हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है। बट अगर कहीं कोई रेंट कंट्रोल एक्ट है, स्टैंडर्ड रेंट अगर कहीं है, तो उससे ज्यादा तो हमारा एक्सपेक्टेंसी हो नहीं सकता, उससे ज्यादा हम रेंट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। यानी कि फॉर्मूला ये हुआ, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो हायर है वो निकाला, स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर किया, इन दोनों में से इसमें और स्टैंडर्ड रेंट में जो कम है वो हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है। आई बात समझ में? क्लियर है? इसके लिए पहले एक इलस्ट्रेशन पहले देख लेते हैं। ये चीज को समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। सपोज आपकी प्रॉपर्टी का ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 10,000 रुपया है, फेयर रेंट 8,000 रुपया है। इन दोनों में से जो ज्यादा है वो पहले निकाल लीजिए। 10,000 और 8,000 में ज्यादा सर 10,000 है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और बोल रहा है स्टैंडर्ड रेंट भी 10,000 है। इन दोनों में से जो लोअर है वही आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है। ध्यान रहेगा। हाउस नंबर 2, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मेरा 12,000 रुपया, 12,000 रुपीज, फेयर रेंट 16,000 रुपीज है। इन दोनों में से जो हायर है वो डिटरमाइन कर लीजिए। सर इन दोनों में से हायर 16,000 है, कोई डाउट नहीं है हमको। स्टैंडर्ड रेंट उस एरिया में है उस प्रॉपर्टी के लिए 14,000 रुपीज। अगर स्टैंडर्ड रेंट 14,000 है तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट कम हो जाएगा। 16,000 जो आपने डिटरमाइन किया है उसको आप कर्टेल करके 14,000 पर ले आइए। अगर स्टैंडर्ड रेंट म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में से जो ज्यादा आ रहा है उसमें से अगर कम है स्टैंडर्ड रेंट तो आप अपना एक्सपेक्टेशन को रिड्यूस कर लीजिए। लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा है तो आप अपना एक्सपेक्टेशंस बढ़ाइए मत। आई बात समझ में? यानी कि इन शॉर्ट थ्योरेटिकली फॉर्मूला ये है, RER इक्वल टू रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट मींस हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, लेकिन उसका सबसे ज्यादा अपर कैप आ जाएगी स्टैंडर्ड रेंट पे। हाउस नंबर 3, म्युनिसिपल वैल्यू 12,000, फेयर रेंट 16,000। इन दोनों में से हायर निकाल लीजिए सर, हायर 16,000 है। स्टैंडर्ड रेंट अप्लीकेबल ही नहीं है तो आपके लिए 16,000 शैल बी कंसीडर्ड एज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। 18,000, 10,000, इन दोनों में से हायर सर 18,000, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट कह रहा है कि 8,000 रुपीज ही उस एरिया का स्टैंडर्ड रेंट है। यानी कि कोई रेंट कंट्रोल एक्ट है वो बोलता है कि आप 8,000 रुपीज तक रेस्ट्रिक्ट करना है। तो इस सिचुएशंस में इन दोनों में से 18,000 और 8,000 में जो लोअर फिगर आया शैल बी कंसीडर्ड एज योर
reasonable expected rent. Last example, 16,000, 17,000, whichever is higher, 17,000. Standard rent is 20,000. क्या हम 20,000 रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे क्या? नहीं जी, स्टैंडर्ड रेंट आपकी एक्सपेक्टेशंस को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। स्टैंडर्ड रेंट आपके एक्सपेक्टेशंस को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। यानी कि अगर 17,000 अगर आपका म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विचर इज हायर, अगर आपका 17,000 आया है और स्टैंडर्ड रेंट इससे ज्यादा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फिगर को आप इग्नोर कीजिए। 17,000 शैल बी कंसीडर्ड एज योर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट कीजिए। आगे बढ़े, हमने रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लिया। ये पूरी स्लाइड्स जब पूरी होगी आपको A to Z क्लियर हो जाएगा, घबराइए नहीं, बहुत आसान चैप्टर है ये। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लिया, सिंपल सा फॉर्मूला ये है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। गॉट इट? ये जो फिगर आया, ये जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आया, इसको आप कंपेयर कीजिए एक्चुअल रेंट, जो फोर्थ पिलर, जो फोर्थ फैक्टर हम लोगों ने बातचीत किया था एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करने का, फोर्थ फैक्टर एक्चुअल रेंट के साथ आप उसको कंपेयर कीजिए। यहां पे एक्चुअल रेंट के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो अनरियलाइज रेंट, अगर साल में सपोज आपने 10,000 रुपीज पर मंथ पे कोई प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, आपका टोटल ईयरली रेंट होना चाहिए 1,20,000। बट अगर सपोज किसी टेनेंट ने 2 मंथ्स का रेंट दिया ही नहीं, पैसा डूब गया, दे देगा फ्यूचर में, वो बात नहीं है, कैश बेसिस में नहीं बोल रहा हूं, वो पैसा आपका डूब गया, वो टेनेंट भी चला गया, आपने उसको निकाल दिया, 20,000 रुपया वो रेंट नहीं दिया, अनरियलाइज रह गया। उस सिचुएशंस में यहां पे ये जो फिगर आएगी, ये जो डी जो फिगर है, ये आएगी 120 आपका टोटल फेयर टोटल ईयरली रेंट होना चाहिए, उसमें से 20,000 आपका खत्म हो गया, बचा जो फिगर 100 वो यहां पे रखिए। आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट एज रिड्यूस्ड बाय अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ द ईयर से कंपेयर कीजिए। जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो जीता वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? इसका भी एक एग्जांपल हम लोग बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे एक थ्योरी और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अनरियलाइज रेंट ऑफ द करंट ईयर जो माइनस हो रहा है ना, हमने जो 20,000 माइनस किया, उसके लिए कुछ कंडीशंस डाली है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तभी आपको ये रिडक्शंस मिलेगा, अदरवाइज ये रिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या कंडीशन है? रूल 4 में डाला गया है, टेनेंसी इज बोनाफाइड, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड द प्रॉपर्टी, खाली कर दिया, या फिर स्टेप्स, आपकी ताकत ही नहीं है खाली कराने की, तो हम कैसे, एक तो फ्लैट में खाली रेंट भी नहीं मिल रहा और टैक्स भी हम देगा, इसके लिए इन्होंने एक इजी रास्ता भी निकाला, या फिर आपने सारे स्टेप्स ले चुके हो जिससे कि वो प्रॉपर्टी खाली करवाई जा सके। लीगल, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, उसके पास आपकी कोई दूसरी, आपने इस फ्लैट को खाली कराया टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, दूसरा फ्लैट उसको दे दिया, ऐसा केस नहीं होना चाहिए। The SSC has taken all reasonable steps to institute legal proceeding for the recovery of the unpaid rent or has satisfied the AO that legal proceeding would be worthless. ये चारों कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो तभी आपको अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ द करंट ईयर का रिडक्शन मिलेगा। अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपको वो माइनस नहीं मिलेगा। अब एक इलिस्ट्रेशन हम लोग करने जा रहे हैं। आपके लिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पूरे साल का दिया गया है, फेयर रेंट भी पूरे साल का दिया है, स्टैंडर्ड रेंट पूरे साल का दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दिया हुआ है और पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर। सब ये देने की क्या दरकार थी? सब पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर तो हमको पता ही है 12 मंथ्स ही है, तो सबका ही 12 मंथ, लेकिन सर लास्ट में 10 मंथ्स कर दिया। सर ऐसा भी कभी होता है क्या? कोई प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का होता है क्या? इज इट पॉसिबल और नॉट? यस, इट इज पॉसिबल। असेसमेंट ईयर 12 ईयर्स का फिक्स है, प्रीवियस ईयर के लिए 10 ईयर फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा।
प्रीवियस ईयर कोई सोर्स जिस दिन से चालू होता है उस दिन से आपका चालू होता है। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट में ये पढ़ा होगा, सपोज अगर एक बिजनेस आपने 1 जनवरी के दिन चालू किया तो आपका फर्स्ट प्रीवियस ईयर कहां से कहां तक का होगा, फर्स्ट प्रीवियस ईयर कहां से कहां तक का होगा। अगर आपको याद है तो वो फर्स्ट प्रीवियस ईयर आपका होगा 1 जनवरी ऑफ द से अपने असेसमेंट ईयर में 1 जनवरी 2021 टू 31 मार्च 21। बट हर हाल में असेसमेंट ईयर जो होगा वो 1 अप्रैल से चालू होकर अगला मार्च तक जाएगा। यानी कि अगर ये 10 मंथ्स का दिया हुआ है, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर या कंस्ट्रक्ट 1 जून के दिन हुई होगी, अप्रैल और मई ऑफ द प्रीवियस ईयर में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में या एसएससी के पास नहीं रही होगी, इसलिए ये 10 मंथ्स दिया गया। यानी कि एसएससी ने इस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट या एक्वायर्ड जून से किया है, जून ऑफ द प्रीवियस ईयर। आई बात समझ में? सम में मिस्टेक नहीं है, बी केयरफुल। प्रीवियस ईयर 12 मंथ से शॉर्टर पीरियड का होता है और असेसमेंट ईयर के लिए पीरियड 12 मंथ्स फिक्स है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन भी आपके सामने है। म्युनिसिपल वैल्यू 120, फेयर रेंट 105, स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? सर सिंपल है, दोनों का कंपेयर कर लो, जो जीतेगा वही सिकंदर। दोनों के बीच में कंपेयर किया, दोनों के बीच में कंपेयर करने से हायर 120 आया, स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं, हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 120। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक्चुअल रेंट सर 100 है, दिया ही हुआ, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 100 है। अब 120 और 100 को आप कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, जो जीता वो सिकंदर 820, 120 आपका जीता, यही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। ये इस हाउस प्रॉपर्टी का अर्निंग कैपेसिटी है। अब इसमें से कुछ माइनस रिडक्शंस मिलने हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है? दूसरा केस, म्युनिसिपल वैल्यू 130, फेयर रेंट 115, स्टैंडर्ड रेंट 100, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना होना चाहिए? सर पहले इन दोनों का कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों में से जीता 130, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट 100 है जो कि कम है। आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि RER इज 100। इन दोनों का कंपेयर 130 100 के साथ फिर कंपेयर किया, 100 इज योर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। आपका रेंट मिला कितना? 110, 110 आपका रेंट है। इन दोनों में से जो जीता वो सिकंदर। 100 और 110 में कौन जीतेगा? 110 जीता, जो जीता वो सिकंदर, वही आपका उस प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। क्लियर है? तीसरा केस 140, 135, 135। सर इन दोनों को पहले कंपेयर कीजिए, 140, फिर स्टैंडर्ड रेंट वाली ये क्राइटेरिया को और यूज कर लीजिए, 135। दोनों में से जो लोअर हुआ वो हमारा हो गया रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सर रेंट, एक्चुअल रेंट भी 135 है, 135 135 टाई है, 135 आप रख लीजिए, दैट इज कंसिडर्ड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी। क्लियर है? कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन यूज कीजिए। फोर्थ केस 150, 155, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, जो जीता वो सिकंदर। सर 155, स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा है तो ज्यादा वाले को तो हमको कंसीडर करना ही नहीं है, यानी कि हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 155। कोई डाउट है इसमें? हमारा एक्चुअल रेंट है 175। इन दोनों में से जो जीता वो सिकंदर। कौन जीता? 175। 175 shall be considered as gross annual value of the property. 160, 175, 160 और 175 कौन जीता? 175। सर स्टैंडर्ड रेंट पर 165 ही है, तो इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। 165 हो गया। एक्चुअल रेंट 200 है सर, 165 और 200 के बीच में कंपेयर कर लो, जो जीता वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। 200 shall be considered as your gross annual value. क्लियर है?
लास्ट केस सर, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? ये सारे जो पीरियड दिया फॉर द होल ईयर लिखा है, फॉर द होल ईयर, यानी कि ये तो सब 12 महीना का है, 12 मंथ्स के, पर ये जो फिगर है ये 10 मंथ्स का है। क्योंकि सर अगर आपका प्रॉपर्टी 10 मंथ्स के लिए ही है तो आपका एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो आप एक्सपेक्टेड करते हो कि इतना रुपया हमको मिलना चाहिए, या एक्चुअल रेंट जो मिला है वो आपको 12 महीने का तो मिला नहीं होगा। यानी कि ये आपका 10 मंथ्स का है और ये सारे आपके 12 मंथ्स के फिगर है। जबकि आपके लिए ये पर्टिकुलर साल में प्रीवियस ईयर कितना महीना का है? 10 मंथ्स का, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी जून में ही एक्वायर की है, ये अपने डिस्कशन किए थे। यानी कि आपको ये सारे फिगर्स को जो 12 मंथ्स के है उसको 10 मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहिए। लॉजिकल है। 180 को 180 जब पूरे साल का है तो 10 मंथ्स के लिए 150, 168 अगर पूरे साल का है तो 10 मंथ्स के लिए 140, इन दोनों के बीच में कंपेयर किया, 150 जीत गया। स्टैंडर्ड रेंट 144 पूरे साल का है तो 10 मंथ्स के लिए 120, इन दोनों के बीच में कंपेयर किया, जो हार गया वही आपका वैल्यू निकला। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 120, आपका रेंट एक्चुअल रेंट 100 दिया हुआ है, 120 में से 100 कंपेयर कर लो, जो जीता वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। 120 shall be considered as your gross annual value of the property। क्लियर है? आगे बढ़े, एक और इलस्ट्रेशन ले रहे हैं हम लोग। आप अभी देखिए 2 इलस्ट्रेशन हमने किए। पहले इलस्ट्रेशन में एक्चुअल रेंट का कोई मीनिंग था ही नहीं उसमें। दूसरे में हमने सिंपल एक्चुअल रेंट को इंसर्ट किया है, कंपैरिजन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट के बीच में कंपैरिजन हुआ। अब इस एग्जांपल में हमारे साथ अनरियलाइज रेंट और जुड़ गया। इस सिचुएशन में कैसे सॉल्यूशन होगा आइए देखते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू 90, फेयर रेंट 300, स्टैंडर्ड रेंट 50, स्टैंडर्ड रेंट 50। तो आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, अभी भी किसी कंफ्यूजन हो रहा है कि 50 होना चाहिए तो मैं स्टेप बाय स्टेप वापस से समझाऊं, अदरवाइज मैं एकदम डायरेक्ट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट तक पहुंच गया 50। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विचर इज हायर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। 90 और 300 में से जीता 300, बट उसको 50 पर आपको रेस्ट्रिक्ट करना है। उसके बाद में बोल रहा है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल पर एनम। अगर पूरे साल ये प्रॉपर्टी लेट आउट होती, पूरे साल का इसमें रेंट है 120, बट इस बंदे को 2 महीना का रेंट डूब गया, अनरियलाइज रह गया। पूरे साल का 120, 2 महीना का पैसा डूब गया। हम मान रहे हैं कि बाकी सारी कंडीशंस जो है अनरियलाइज रेंट की वो फुलफिल हो गई है, तो आपको एक एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट हटा दीजिए। अपना फॉर्मूला यही है, ARR माइनस UR, यानी कि 120 जो पूरे साल का है, 2 महीने का रेंट हटा दे तो हमारे पास आता 100। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? 120 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 अनरियलाइज रेंट का हिस्सा निकल गया। 120 माइनस 20 कम्स टू 100। अब 50 और 100 के बीच में कंपेयर कर लीजिए, जो जीता वही सिकंदर। कौन जीता सर? 100 जीता। शैल बी कंसिडर्ड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट केस 500, 300, 800। कहीं कोई कंफ्यूजन है कि 500 शैल बी कंसिडर्ड एज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। 500 300 में कंपेयर किया, 500 जीता, 800 आपका स्टैंडर्ड रेंट है, कोई मीनिंगलेस है, तो 500 शैल बी कंसिडर्ड एज माय रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट हमारा 600 पूरे साल का है, उसमें से बोल रहा अनरियलाइज रेंट 3 मंथ्स का अनरियलाइज है। अगर 600 पूरे साल का है तो अनरियलाइज रेंट कितना रुपया हुआ? 600 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 किया, 150 इज माई अनरियलाइज रेंट। हम प्रिज्यूम कर रहा है कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो एक्चुअल रियलाइज्ड रेंट हमारा कितना रहा? 600 माइनस 150 कम्स टू 450। 450 एंड 500 में आप कंपेयर कर लीजिए, जो जीता वही आपका एनुअल वैल्यू है इस प्रॉपर्टी का, यानी कि 500। तीसरा केस 30, 300, 240। सर 240 इज योर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, हमको इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्चुअल रेंट 180 है, पर 1 महीना हमारा पैसा डूब गया।
180 अगर पूरे साल का रेंट होता है तो एक महीना का रेंट 15,000 को हटा दिया, 165 इज माई ARR माइनस UR। 240 और 165 में कंपेयर किया, जो जीता वही हमारा एनुअल वैल्यू। 100, 300, 250 इज माई एक्सपेक्टेड रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। 360 और 3 मंथ, 360 अगर पूरे साल का है तो 3 महीना का अनरियलाइज रेंट जो है वो 90 हुआ। 360 माइनस 90 कम्स टू 270। 250 और 270 के बीच में कंपेयर कर लो, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और ARR माइनस UR के बीच में कंपेयर कर लो, जो जीता वही सिकंदर। क्लियर है? तीसरा केस, लास्ट केस, 315 shall be considered as my reasonable expected rent। 150 माइनस 2 महीना का उसमें अनरियलाइज रेंट है, 150 माइनस 2 मंथ्स 25, 150 माइनस 25 comes to 125। 315 एंड 125 के बीच में कंपेयर किया हमने, जो जीता यानी कि 315 shall be considered as gross annual value of that property। आई बात समझ में? अब इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, एक छोटा सा इन्होंने एक एक्सेप्शन डाला। कोई लॉ नहीं है जिसमें एक्सेप्शन नहीं हो, तो यहां कौन सा हमारा एक्सेप्शन होना चाहिए? ये भी एक्सेप्शन होना चाहिए। यहां पर भी ऐसा है, बोलता है अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और ARR माइनस UR में कंपेयर करते हैं, और जो जीतता है उसी को कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यही करते आ रहे हैं, अभी तक भी यही किया है। बोलता है एकमात्र एक सिचुएशन ऐसी है, एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर जो हारेगा उसको हम लोग एनुअल वैल्यू मानेंगे। RER और ARR माइनस UR में से जो हारेगा यानी जो वैल्यू लोअर रहेगी उसको हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंसीडर करेंगे। सर जनरली हम लोग जो जीत रहा है उसको ले रहे हैं, लेकिन एक सिचुएशंस में जो हारेगा उसको कंसीडर करेंगे। सर क्या सिचुएशन है? बोलता है कि अगर आपका स्टेप 2 का फिगर यानी कि ARR माइनस UR कम है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो क्यों कम है? ARR माइनस अनरियलाइज्ड रेंट यानी कि D की जो वैल्यू है वो हमारी C की वैल्यू से कम है तो क्यों कम है ये बता दीजिए। बोलता है कि अगर कम होने का रीजन वैकेंसी है, यानी कि घर भाड़े पे उस पीरियड में हम लगा ही नहीं पाए, कोई टेनेंट नहीं मिला, या कोई भी रीजन से हमारा वो घर लेट आउट रहा ही नहीं, उस वजह से अगर ये कम है तो आप कम वाला फिगर ले लीजिए। इन जनरल C और D में जो ज्यादा होता है उसको हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू की तरह कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर ये कमी एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट की जो फिगर है यानी कि D की जो फिगर है वो C से कम है, कम होने का वजह अगर वैकेंसी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग लेट आउट उस पर कुछ पीरियड के लिए नहीं कर पाए, इस वजह से ये हमारा D की वैल्यू कम हो गई, तो आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए C और D में जो लोअर है उसी को ही ले लीजिए। सर कैसे? एक एग्जांपल देके समझाइए, ऐसे समझ में नहीं आया। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें हमने वैकेंसी को इंसर्ट किया। सर 200, 300, 300 स्टैंडर्ड रेंट 300 है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हमको। एक्चुअल रेंट पर एनम अगर पूरे साल का होता तो 600 होता, पर हमारी वैकेंसी 1 महीने की रही है, तो हमको एक्चुअली कितना मिला है? एक्चुअल रेंट हमारे पास कितना? 550 हुआ। 600 अगर पूरे साल का है यानी पर मंथ 50,000 रुपीज है, 600 में से 50 माइनस कर दिया, क्योंकि 1 महीना का तो घर हमारा कोई टेनेंट था ही नहीं, तो हमारे पास तो रेंट आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। एक्चुअल रेंट हमारा 550 हुआ। 550 और 300 में आप कंपेयर कीजिए, जो जीता वही सिकंदर। सर इसमें तो कोई वैकेंसी का रोल ही नहीं है, अगर ये होता है या नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ा। 550 कोई दिक्कत नहीं, जो जीता वो सिकंदर। ओके,
नेक्स्ट केस 300, 600, 180। सर कोई कंफ्यूजन नहीं, 180 आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है। 900 पूरे साल का अगर है, 3 महीना का अगर प्रॉपर्टी वैकेंट रही है तो हमारा एक्चुअल रेंट होना चाहिए 675। 180 और 675 के बीच में कंपेयर किया, जो जीता वो सिकंदर। 675 शैल बी कंसीडर्ड एज एक्चुअल रेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वो ये जो एक्सेप्शनल वाला केस है वो तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। वो कब एप्लीकेबल होगा, जब ये वाली फिगर यानी स्टेप 2 की फिगर स्टेप 1 की फिगर से कम होगी। 400, 750, 280। सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, 280। 300 अगर पूरे साल का है, 2 महीना हमारा रिमेन वैकेंट रहा है ये फ्लैट, ये घर, तो 250 शैल बी कंसिडर्ड एज माई एक्चुअल रेंट। ठीक है, इन दोनों में से जो जीता वही सिकंदर होना चाहिए, 280 पर। अब यहां पे एक एक्सेप्शन एप्लीकेबल हो रहा है। क्या एक्सेप्शन है? अगर ARR RER से कम है, हाँ जी कम है, हमारे केस में तो कम है, 30 से कम है, और कम होने की वजह वैकेंसी है क्या? सर अगर ये प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं रहा होता तो इस हाउस प्रॉपर्टी से हमको यहां 250 की जगह 300 मिला होता, यानी कि जो कि 280 से ज्यादा होता। यानी कि वैकेंसी की वजह से ही ये फिगर इस फिगर 280 से कम हो गया, RER से कम हो गया। अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाइड, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, हमारा एक्सेप्शन की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो गया, अगर ऐसा है तो आप जो लोअर आ रहा है यानी कि ARR जो है उसी को ही एनुअल वैल्यू मान लीजिए, यानी कि 250 शैल बी कंसिडर्ड एज एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट केस 500, 180, 225। 225 इज माई रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, इसमें मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। 240 पूरे साल का 240, 1 महीना का वैकेंट रहा, तो 220 shall be considered as my actual rent receivable, जो कि कम है। कम है तो क्यों कम है? सर अगर वैकेंसी नहीं रही होती तो ये फिगर 240 होता। अगर वैकेंसी नहीं रही होती तो ये एक्चुअल रेंट की जो फिगर है स्टेप H4 में ये 240 रही होती, जो कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा चली जाती। यानी कि ये जो कम है वो ड्यू टू वैकेंसी ही है। अगर ऐसी सिचुएशन है, हमारा एक्सेप्शन इज एप्लीकेबल। आपको जो लोअर है शैल बी कंसिडर्ड एज योर एनुअल वैल्यू। H5 300, 200, 250। 250 हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है, इसमें हमको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्टैंडर्ड रेंट म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विचर इज हायर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। एक्चुअल रेंट पूरे साल का 216 है, उसमें भी हमारा 2 महीना घर खाली रहा, वैकेंट रहा, तो एक्चुअली हमको कितना रुपया रेंट मिला? 180। 216 डिवाइड बाई 12 इंटू 10, 180 हमको एक्चुअल रेंट मिला। इन दोनों में हायर किया 250। सर क्या एक्चुअल रेंट जो है वो RER से कम है तो ये तो एक्सेप्शन में चला जाना चाहिए, लेकिन सर इसके साथ में ये भी तो जुड़ा हुआ है, वो कमी किस वजह से है? वैकेंसी की वजह से है क्या? सर अगर ये वैकेंट नहीं भी रहा होता, तो ये 180 की जगह कितना होता? 216, जो कि फिर भी कम रहा है, जो कि फिर भी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। यानी कि एक्चुअल रेंट जो आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से जो कम है, उसके पीछे वैकेंसी के अलावा कुछ और फैक्टर भी वर्क कर रहा है। यानी कि मियर वैकेंसी की वजह से ये फिगर कम नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमारा एक्सेप्शन वाला केस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इस सिचुएशन में जो जीतेगा यानी कि जो हायर रहेगा वही आपका एनुअल वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। यानी कि अपने एग्जांपल में 250 शैल बी कंसीडर्ड एज एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट केस 300, 400, 240। सर 240 तो आ गया रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट 240 है पर 1 महीने का वैकेंसी है,
एक महीने का वैकेंसी अगर है तो एक्चुअल रेंट हमको मिला 220 है। कंपेयर किया, क्या सर वैकेंसी की वजह से ही कमी हो रहा है क्या? अगर सर ये वैकेंसी नहीं होती तो ये फिगर भी 240 होता, जो कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से कम नहीं रहा होता। हैंस फोर्थ हमारे एक्सेप्शन में ये केस फिट बैठ रहा है, जो हारा वो सिकंदर। 220 shall be considered as annual value of the property। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। आगे बढ़े, एक और इलस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं। अभी तक पहले इलस्ट्रेशन में हमारा वैकेंसी नहीं थी, खाली रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट के लिए था। फिर हम लोग आगे बढ़े एआरआर तक आए, फिर एआरआर माइनस यूआर में आए, फिर हम लोग वैकेंसी खाली लिए, उसमें अनरियलाइज्ड रेंट नहीं था। अब ये पूरा टोटल सम देख रहे हैं जिसमें वैकेंसी भी है और अनरियलाइज्ड रेंट भी है। आइए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 150, फेयर रेंट 140, स्टैंडर्ड रेंट 120, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 120 है, इसमें हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्चुअल रेंट इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, अगर पूरा साल अगर ये प्रॉपर्टी को भाड़े पे दिया जाता तो हमको 180 मिलता। उसमें से हमारा अनरियलाइज रेंट हुआ है 25,000 रुपीज का। 25 का आपका रेंट पैसा डूब गया 2021, और अनरियलाइज रेंट ऑफ द ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर 2019-20, ये हमारे लिए काम का नहीं है। पिछले सालों का अगर कोई पैसा डूबा हुआ अगर अभी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये फैक्टर हमारे लिए वर्क नहीं करेगा, कहीं कैलकुलेशन में नहीं लेना। आपको करंट ईयर का अनरियलाइज रेंट के ऊपर फोकस करना है। पीरियड व्हेन द प्रॉपर्टी रिमेन्स वैकेंट, 3 महीना ये प्रॉपर्टी खाली भी रही। पूरे साल का हमको मिलता 880, 3 महीना घर खाली है तो हमको क्या रेंट मिला होगा क्या पूरे साल का? नहीं सर, पूरे साल का तो मिला नहीं। 180 अगर पूरे ईयर का है तो 9 महीना का कितना? 3 महीना घर खाली था तो 9 मंथ्स का कितना, ये पहले कैलकुलेट कर लीजिए। सर हर महीना का तो 15,000 रेंट बन रहा, 180 डिवाइड बाई 12 करते हैं तो 15,000 पर मंथ रेंट आ रहा। 3 महीना खाली रहा तो 45,000 रुपीज तो हमको वैकेंसी की वजह से मिलेगा ही नहीं। 180 माइनस 45 कर लिया, कितना आया? 135। उसमें भी 25 जो है वो हमारा पैसा डूब गया, तो हमको एक्चुअल रेंट माइनस यूआर कितना? 110। कोई डाउट है इसमें? अब हम इन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर किया तो देखा कि एआरआर माइनस यूआर जो है वो कम है। सर ये कम है तो क्यों कम है? क्या कमी होने की वजह वैकेंसी है क्या? सर अगर ये प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं रहा होता, अगर ये प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं रहा होता तो यहां पे फिगर 155 का होना चाहिए था। सर कैसे निकाले आप? 180 में से 25 हटा दिया, अनरियलाइज रेंट को तो हर हाल में हटाना। 180 माइनस 25 किया, 155 होता। अगर ये प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं रही होती तो ये 110 की जगह 155 रहा होता, जो कि इससे कम नहीं होता। यानी कि ये जो कमी है ये ड्यू टू वैकेंसी ही है। अगर ऐसा केस है उस सिचुएशन में हम लोग क्या लेते हैं? लोअर। 110 shall be considered as your annual value of the property. Got it? 180, 140, 240. 180 is my reasonable expected rent, हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। 340 और 1 मंथ का इसमें वैकेंसी भी है। अगर 1 महीने का वैकेंसी है तो 1 महीने का रेंट कितना? सारे फिगर थाउजेंड्स में। 25,000 1 महीने का रेंट, यानी कि ये होता 275। उसमें भी हमको 40 मिला नहीं। 275 में से 40 नहीं अगर मिलता है तो हमारा हो जाता है 235। 235 हमको मिला है। 180 और 235 के बीच में कंपेयर किया, सर कुछ भी माता पच्ची करने दरकार ही नहीं है, तो फिगर ऑलरेडी ज्यादा है, हमको तो कम करना ही नहीं है, ऑलरेडी ये ज्यादा है, तो जो जीता वही सिकंदर। 235 शैल बी कंसिडर्ड एज योर एनुअल वैल्यू। वैकेंसी है नहीं उसे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ये तो ऑलरेडी ज्यादा। अगर ये कम होता तब हमको दिमाग लगाना है कि कम क्यों है, ये तो ऑलरेडी ज्यादा है तो हमको कुछ भी सोचना नहीं है। नेक्स्ट केस 120, 240, 300. 240 is my reasonable expected rent. 180, 140, 240. 180 minus 25 किया, 155
एक्चुअल रेंट हमारा 150 है, उसमें से 20 मिला नहीं, वैकेंसी हमारे पास है नहीं। 150 माइनस 20 130 कम है। सर क्यों कम है? वैकेंसी की वजह से कम है क्या? सर वैकेंट तो था ही नहीं, यानी कि वैकेंसी इसमें इस कमी की रीजन जो है वो वैकेंसी नहीं है। हायर शैल बी कंसीडर्ड एज योर एनुअल वैल्यू। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डालें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आगे बढ़े। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप डिटरमाइन कर लीजिए। सर अभी तक हमने जो किया है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही डिटरमाइन कीजिए, बस ये आप निकाल लिए ना तो फिर तो ये 10 मिनट्स का काम भी नहीं है, 10 मिनट का काम भी नहीं है, बस अब हो गया ये। आपने ये निकाल लिया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कैसे निकाला? सर सबसे पहले हम लोग रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आप निकालेंगे फेयर वैल्यू, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच इज हायर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के बाद आप ARR माइनस UR के साथ उसका कंपैरिजन कर लीजिए। एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट के साथ आप उसका कंपैरिजन कर लीजिए। आप जब कंपेयर करेंगे जो जीता वही सिकंदर है, लेकिन बस एकमात्र एक्सेप्शन ये है कि अगर ARR माइनस UR अगर आपका कम है तो कम की वजह आप खोजिए। अगर वैकेंसी की वजह से कम है तो जो लोअर आएगा यानी ARR माइनस UR का जो फिगर है शैल बी कंसीडर्ड एज योर एनुअल वैल्यू, अदरवाइज जो जीता वही शैल बी कंसीडर्ड एज योर एनुअल वैल्यू। हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लिया। अब उसमें से हमको खाली म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देना है और ये 2 डिडक्शन और लेना है और हमारा चैप्टर कंप्लीट। वेरी सिंपल, बहुत आसान। म्युनिसिपल टैक्स हमको माइनस करना है, जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दीजिए। सर क्या हर समय जितना भी म्युनिसिपल टैक्स है वो माइनस करना है? बस आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है? इट शुड बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर पेड नहीं किया है म्युनिसिपल टैक्स माइनस मत कीजिएगा, यानी कि कैश बेसिस पे आपको बाद मिलेगा। ध्यान रहेगा। पेमेंट हो जाना चाहिए, अक्रूअल नहीं रहना, अक्रूड नहीं होना चाहिए। पेमेंट अगर कर दियो तभी आप माइनस लीजिएगा। इट मस्ट बी पेड बाय द SSE। कौन पेमेंट करेगा? SSE को ही पेमेंट करना है, यानी कि ओनर को पेमेंट करना है। कई बार ऐसा होता है कि टेनेंट एग्रीमेंट रहता है कि टेनेंट म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट करेगा। अगर टेनेंट ने पेमेंट किया है तो आपको यहाँ पे कोई भी उसका माइनस नहीं मिलना, लॉजिकल भी है। हाँ, अगर आपने पेमेंट किया है, पेमेंट कर चुके हो, तो आपको यहाँ पे रिडक्शन मिलेगा। सर हमने पिछले 10 सालों से म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट नहीं किया और इस साल में हमने 10 साल का मिला के एक साथ में पेमेंट कर दिया है, तो क्या पूरे 10 साल का हमको एक साथ में मिल जाएगा क्या? क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कैश बेसिस में मिले। हाँ जी, मिल जाएगा। पूरे 10 साल का एक साथ में इसी साल में क्लेम कर देना, प्रोवाइडेड आपने पेमेंट किया होना चाहिए, टेनेंट ने नहीं। क्लियर है? समझ में आया मेरी बात? सर हम फ्यूचर का म्युनिसिपल टैक्स यानी कि एडवांस का म्युनिसिपल टैक्स भी पेमेंट कर दिए इस साल। सर कोई अच्छा लॉटरी चल रहा था, कैश फ्लो था हाथ में, इसलिए पिछले 10 साल का भी पेमेंट किया और आने वाले 2 साल का और पेमेंट कर दिया। नहीं सर, आने वाले 2 साल का आपको यहाँ पे माइनस नहीं मिलेगा। सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स जो लेवी हुआ आपके ऊपर वो माइनस मिल रहा है। म्युनिसिपल टैक्स शुड बी लेवीड एंड पेड बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो उसका माइनस देगा आपको। एडवांस म्युनिसिपल टैक्स तो अभी तक लेवी नहीं हुआ, जब लेवी होगा, पेमेंट आपने कर दिया, उस साल आप उसका डिडक्शन ले लीजिएगा। आई बात समझ में? यानी कि म्युनिसिपल टैक्स कैश बेसिस पे, एडवांस तो छोड़ दिया जाए, तो कैश बेसिस पे म्युनिसिपल टैक्स का आपको माइनस मिलना है, प्रोवाइडेड वो म्युनिसिपल टैक्स SSE यानी कि ओनर पेमेंट खुद किया हो। अगर टेनेंट पेमेंट किया हो तो आपको उसका डिडक्शन या माइनस नहीं मिलेगा। सर म्युनिसिपैलिटी कभी कभी क्या होता है कि खाली म्युनिसिपल टैक्स नहीं लेती है, उसके साथ में वाटर टैक्स, सेवरेज टैक्स या और भी कई टाइप का मसाला ले लेती है। सर क्या सभी कुछ को कंसीडर करना? हाँ जी, सब कुछ जो कॉर्पोरेशन ले रही है सब एज ए टैक्स ही है, चाहे वाटर टैक्स हो, चाहे म्युनिसिपल टैक्स हो, चाहे सेवरेज टैक्स, किसी भी नाम से अगर लिया जा रहा है, अगर टैक्स है, सर्विस के अगेंस्ट अगर है तब बात नहीं है, टैक्स के नाम पे है तो आपको माइनस मिलना है, प्रोवाइडेड ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू से आपने म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया, आपका वैल्यू आ गया नेट एनुअल वैल्यू।
सर नेट एनुअल वैल्यू कभी माइनस में हो सकता है क्या, या जीरो हो सकता है क्या? सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरा सपोज प्रॉपर्टी का 1 लाख रुपीस आया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरा 1 लाख रुपए आया, उसमें से मेरे को म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करना है, रिजल्टिंग फिगर इज माय नेट एनुअल वैल्यू। तो क्या नेट एनुअल वैल्यू कभी जीरो या निगेटिव फिगर हो सकती है क्या? हाँ जी, एकदम हो सकती है। सर कैसे हो सकती है? म्यूनिसिपैलिटी का जो टैक्स आपने सपोज पिछले 20 साल का एक साथ में पेमेंट किया, इस साल का ग्रॉस एनुअल वैल्यू से ज्यादा चला गया, पेमेंट आपने कैश बेसिस पे किया, पेमेंट किया है, आपको माइनस मिलेगा। हैंसफोर्थ नेट एनुअल वैल्यू आपका निगेटिव या जीरो फिगर हो गया। नेट एनुअल वैल्यू में से आपको दो डिडक्शंस लेना है, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। बस ये दो डिडक्शन ले लीजिए, जो रिजल्टिंग फिगर है वो आपका लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज का से होने वाली इनकम है। इनकम फ्रॉम दैट लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी आपकी निकल गई। क्लियर है? सर स्टैंडर्ड डिडक्शंस के लिए क्या करना है? सर कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। अगर आपका नेट एनुअल वैल्यू पॉजिटिव फिगर है, उसका 30% शैल बी कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर इतना आसान? हाँ जी, इतना सिंपल, कुछ भी नहीं। सर रिपेयर में खर्चा किया, इंश्योरेंस में खर्चा किया, लाइटिंग का कुछ नहीं सर, ये सब कुछ इसके अंदर आ गया। सर कलेक्शन, रेंट को कलेक्ट करने के लिए टैक्सी करके जाना पड़ता है, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। बस जो आपका पॉजिटिव नेट एनुअल वैल्यू का जो फिगर आया है उसका 30% निकाल लीजिए, वही आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वही सारा डिडक्शंस को कवर कर दिया सिवाय इंटरेस्ट के। आई बात समझ में? वेरी सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल हो नहीं सकता। पॉजिटिव नेट एनुअल वैल्यू जो अगर आपका आया है उसका 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है। एक डिडक्शन तो हमारा हो गया, अब आ जाओ दूसरे डिडक्शन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B क्या होता है सर? सर किसी भी टाइप के लोन का इंटरेस्ट यहाँ पे बाद मिलेगा क्या? सर पर्सनल लोन लिया ये नहीं, खाली हाउसिंग लोन जो है आपका, उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, अगर आपने कोई लोन लिया है, उस लोन का जो इंटरेस्ट होगा बस उतना ही आपको माइनस मिलना है, वो भी अक्रूअल बेसिस पे मिलना है। यहाँ पे कैश बेसिस नहीं होगा। म्यूनिसिपैलिटी के टैक्स में, म्यूनिसिपल टैक्स में हम लोगों ने बातचीत किया था कि वो कैश बेसिस पे आपको डिडक्शन है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन में ध्यान रखिएगा अक्रूअल बेसिस पे आपको डिडक्शन रहेगा। अक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस आप लोग मेरे ख्याल से अच्छे से जानते हो, सिंस यू आर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, ये मुझे समझाने की दरकार नहीं है। लोन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिपेयर, एक्सटेंशन, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी अलाउड ऑन अक्रूअल बेसिस। गॉट इट? उसके साथ में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट, अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट किसी नॉन रेसिडेंट को कर रहे हो, तो टीडीएस काटना मत भूलिएगा। अगर बिना टीडीएस काटे अगर पेमेंट किए हो तो आपको यहाँ पे डिडक्शंस नहीं मिलेगा। किसी नॉन रेसिडेंट को अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का आउट ऑफ इंडिया पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस आपको डिडक्ट करना चाहिए। सेक्शन 25 में ये बात लिखी हुई है। इसके अलावा दो चीजें और आपको ध्यान में रखनी है। प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में अपने बातचीत कर रहे हैं, कुछ और केसेस अपने समझ रहे हैं, सिचुएशन सिनेरियो समझ रहे हैं। सपोज सर मैंने पहले घर खरीदने के लिए मिस्टर एक्स से लोन लिया था 10 लाख रुपया, हर साल मैं उसको इंटरेस्ट देते आ रहा हूं, मैंने घर खरीद लिया। इस साल में क्या हुआ, मिस्टर एक्स बोला मेरे को भैया पैसे की दरकार है, तुम एक काम कर मेरे को प्रिंसिपल भी रिपेमेंट कर दे। मेरे पास तो प्रिंसिपल रिपेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे, मैं तो उसको ब्याज ही दे रहा था। तो मैंने क्या किया, मेरा एक दूसरा फ्रेंड है मिस्टर वाई, उससे 10 लाख रुपया लोन लिया और ये जो लोन, जो मिस्टर वाई से जो पैसा आया वो मैंने मिस्टर एक्स, जो हमारा एग्जिस्टिंग जिससे लोन था, उसको दे दिया। अब मैं ब्याज जो है इंस्टेड ऑफ मिस्टर एक्स मैं मिस्टर वाई को दे रहा हूं। मैंने घर मिस्टर एक्स के पैसे से खरीदा था, पर अब जो है मेरा लोन जो पहले मिस्टर एक्स से था उसको मैंने पेमेंट कर दिया, मिस्टर वाई से मैंने लोन ले लिया। अब मिस्टर वाई को जो मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूं, क्या उसका मेरे को डिडक्शंस मिलेगा क्या यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B में? हाँ जी मिलेगा।
एकदम 100% मिलेगा। यहाँ पे तो लोन लेंडर का नाम चेंज हुआ है, पैसा तो वही है, अपने लोन पर ही पैसा लेकर आपने घर खरीदा, हैंसफोर्थ आपको यहाँ पे उसका डिडक्शंस मिलेगा। दूसरी बात, सर ऐसा हुआ कि इस साल थोड़ा फाइनेंशियल कोरोना की वजह से थोड़ा दिक्कत में था, हमारे पास मिस्टर एक्स से जो मैंने लोन लिया था हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, वो पेमेंट करने, उसका इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए भी पैसे नहीं जुगाड़ पाए। हैंसफोर्थ मेरे को उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए नया लोन और मिस्टर वाई से लेना पड़ा। 10 लाख का लोन था, 12% की रेट से हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा था। 120 का लोन मैंने मिस्टर वाई से और लिया और मिस्टर एक्स को एग्जिस्टिंग लोन का इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मैंने लोन लिया है एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट का, लोन को इंटरेस्ट को रिपेमेंट करने के लिए, इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। अब मिस्टर वाई से जो मैंने लोन लिया 1,20,000 का, उसके ऊपर भी ब्याज बन रहा है, से 15,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट बना। तो क्या ये 15,000 का भी मेरे को डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं जी, आपने जो नया लोन लिया है वो हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर, रिकंस्ट्रक्ट या कंस्ट्रक्ट या एक्सटेंड करने के लिए नहीं लिया है। ये जो 15,000 का आपका जो नए लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, वो आपने एग्जिस्टिंग कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी को क्लियर करने के लिए आपने लिया है। इसका डिडक्शन आपको सेक्शन 24B में नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तीसरी बात, सर इस साल म्यूनिसिपल टैक्स बहुत ज्यादा हो गया, पिछले 10 साल से बाकी था, तो आप ही बोल रहे थे पेमेंट कर दीजिएगा तो डिडक्शन मिल जाएगा। ₹1,00,000 का म्यूनिसिपल टैक्स पिछले 10 सालों का मिला के मैंने इस बार पेमेंट किया, पर पेमेंट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मैंने इसके लिए लोन लिया, अपने फ्रेंड से मिस्टर एक्स से लोन लिया। उसका भी साल का ब्याज सर 10,000 रुपीज हो जाता है, तो क्या वो 10,000 का भी डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर। आपने लोन हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर या रिन्यू कर रिपेयर करने के लिए थोड़ी लिया है, आपने तो ये जो लोन लिया है वो म्युनिसिपल टैक्स को पेमेंट करने के लिए किया है। हैंसफोर्थ ये जो म्युनिसिपल टैक्स को पेमेंट करने के लिए जो आपने लोन लिया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका डिडक्शन 24B में नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? क्लियर है ये सब चीजें? यानी कि अगर हैंड चेंज हो रहा है मिलेगा, नया फ्रेश लोन अगर आपको ले रहे हो फॉर रिपेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स या रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, वो सबका बाद यहाँ पे डिडक्शंस नहीं मिलता। क्लियर है? अब एक कंसेप्ट आपको और समझना है, इंटरेस्ट ऑन लोन प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आप समझ गए होंगे, कंस्ट्रक्ट होने से पहले के पीरियड को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं, उसके बाद वाले पीरियड को पोस्ट कंस्ट्रक्शन कहा जा रहा है। तो सर ये हो क्या रहा है? इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट है। अपने बातचीत किए थे लास्ट सेशन में, लास्ट जो वीडियो था उसमें अपने बातचीत किए थे, जब तक घर आपका इनकम्प्लीट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तब तक आपका इस हेड में पढ़ाई नहीं आ रही है। याद होगी ये बातचीत आपको, पुराने वीडियो में जरूर देखिएगा। ये बातचीत के ऊपर अपने जिक्र किए थे, शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज हाउस प्रॉपर्टी, इनकम्प्लीट और डेमोलिश्ड हाउस शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज हाउस प्रॉपर्टी। जब हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं था तो आपने सब, एक एग्जांपल में और दूसरा लेता हूं, उसको उसी सिचुएशन को कंसीडर यहां पे किया गया। सपोज आप एक घर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, 1/4/2018 में आपने एक प्लॉट देखा, 1/4/2018 में आपने एक प्लॉट देखा, लैंड है, 10 लाख रुपए की लैंड है, और आपने कैलकुलेशन किया उसमें 20 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ेगा, ऑल टुगेदर 30 लाख रुपीस लगेंगे। आपके पास पैसे नहीं थे, आपने क्या किया? लोन ले लिया। लोन लिया से 25 लाख रुपीस का आपने लोन लिया। कब लिया? से 1/7/2018 के दिन आपने 25 लाख रुपीस का लोन ले लिया। कंस्ट्रक्शन आपका चालू हो गया, जमीन का पैसा दिया, पहले पार्टली दिया गया था, बैलेंस रुपया भी दे दिया, और अब कंस्ट्रक्शन भी आपका चालू हो गया। गॉट इट? ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते होते आपका आ गया 31/05/2020।
31/5/2020 के दिन आपका ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। सर क्या इस पीरियड में आपका लेंडर इंटरेस्ट छोड़ देगा क्या, कि सर आपका घर तो अंडर कंस्ट्रक्शन था इसलिए आप मेरे को ब्याज मत दीजिए, जो 25 लाख रुपए आपने जो लिया है उसका ब्याज मत दीजिए, क्या आपका लेंडर ये इस पीरियड के लिए इंटरेस्ट छोड़ देगा क्या? नहीं सर, नहीं छोड़ेगा, वो तो लेगा। लेकिन क्या सर ये जो पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन सर जब घर बन के रेडी हो जाए तब ले लेंगे। सर अभी तो आपने बताया एक्रूअल बेसिस पे मिलेगा, एक्रूअल बेसिस पे मिलेगा तो यहां से तो हमको समझ में आ रहा है कि ये फ्यूचर्स वाला तो एक्रूअल बेसिस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके पहले तो आप कंप्यूटेशन कर ही नहीं रहे, क्योंकि घर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपका तो हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं। वो इनकम्प्लीट और डेमोलिश्ड हाउस को तो हाउस मान ही नहीं रहे, तो आपका इस हेड के अंदर तो इसकी पढ़ाई नहीं आ रही है। तो सर ये जो ब्याज जो जाएगा उसका क्या होगा? लेंडर तो हमारा ब्याज का पैसा छोड़ेगा नहीं और हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमको डिडक्शंस भी नहीं मिलेगा। तो सरकार ने यहां एक बीच का रास्ता निकाला। गवर्नमेंट बोलती है पहले तो आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना वो डिटरमाइन कीजिए। सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसको बोलेंगे? बोलता आपका घर कंप्लीट कब हुआ? सर 31 मई 2020 के दिन। इसके ठीक पहले मार्च कौन सा आया था? सर इसके ठीक पहले मार्च आया था 31/03/2020। जिस दिन आपका घर कंप्लीट हुआ है उसके ठीक पहले मार्च कौन सा आया था? सर 31 मई के दिन हमारा घर कंप्लीट हुआ है, उसके पहले मेरा मार्च आया था 31 मार्च 2020। लोन आपने कब लिया था? 1 जुलाई 2018 के दिन। क्या लोन लेने के पहले से ही आपका कंस्ट्रक्शन का टाइम या एक्टिविटी चालू हो गई थी क्या? हाँ जी सर, उसके पहले चालू हो गई थी। बोलता है कि इस पीरियड से लेकर यानी 1 जुलाई 2018 से लेकर 31 मार्च 2020 का जो पीरियड है शैल बी कंसिडर्ड एज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। उसके बाद का जो पीरियड है शैल बी कंसिडर्ड एज पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। समझ में आया मेरी बात? बी केयरफुल, ये जो 2 महीना है ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन में आ रहा है। 31 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 का जो पीरियड है वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन में आ रहा है। आपका जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उसके ठीक पहले वाला जो 31 मार्च है वहां तक के पीरियड को पोस्ट कंस्ट्रक्शन बोला जाएगा। ध्यान रहेगा। आगे बढ़े। सर एक और इसमें पेज है। सपोज हम थोड़ा कंजर्वेटिव किस्म का पर्सन है, हम पहले कोई भी प्रोजेक्ट चालू करने से पहले हमारे बैंक में पैसा होना चाहिए तब हम दिमाग लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। हमने क्या किया, 1 जनवरी 2018 के दिन लोन ले लिया, हमारे बैंक में पैसा आ गया। अब हम हाउस प्रॉपर्टी के लिए प्लॉट सर्च कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए काम करने का सोच रहे हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन यहां से चालू हुआ। हमने लोन 1 जनवरी के दिन ले लिया, लेकिन हमारा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम जो है वो 1 अप्रैल 2018 के दिन चालू हुआ। सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से कहां तक काउंट होगा? इस सिचुएशन में अगर लोन आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से पहले ले लिया गया है तो जिस दिन से कंस्ट्रक्शन चालू होगा उस दिन से आपका पीरियड ये स्टार्ट माना जाएगा। आप 5 साल पहले लोन लेके बैठे हो तो वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में नहीं आएगा। जिस दिन आपने कंस्ट्रक्शन करना चालू किया है या लोन लिया, इन दोनों में से जो डेट बाद में है वहां से आपका ये पीरियड चालू होगा। यानी कि अब इस नए एग्जांपल में यहां से लेकर ये पीरियड 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2020 का जो पीरियड है शैल बी कंसिडर्ड एज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और उसके बाद वाला पीरियड पोस्ट कंस्ट्रक्शन है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी बन के रेडी हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31/3/2021 के दिन, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां तक होगा? थ्योरी एकदम सिंपल है। जिस साल में जिस डेट के दिन घर बन के कंप्लीट हो उसके ठीक पहले कौन सा 31 मार्च गया है? सर इसके पहले 31 मार्च तो 20 वाला ही गया होगा, 31 मार्च 20।
यहीं तक के पीरियड को प्री कंस्ट्रक्शन बोला जाएगा। इन नटसेल जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, वो साल पूरा साल आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड होगा। वो पूरा ईयर आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ दिस इंटरेस्ट। गॉट इट सर? अब ये तो हमने डिटरमाइन कर लिया प्री कंस्ट्रक्शन का कितना और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का कितना। अब ये तो निकाल ही सकते हो ना, 25 लाख रुपए पे इतने पीरियड का कितना रुपया ब्याज, वो तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, परसेंटेज कैलकुलेट करोगे निकल जाएगा। ठीक है, वो 2 साल भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, 9 महीना का भी हो सकता है, वो आपने निकाल लिया। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है, वो जिस साल में आपका घर कंस्ट्रक्ट होकर रेडी हो गया, यानी कि अपने एग्जांपल में फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर 2020-21 में हमारा घर बनके रेडी हो गया, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड चालू हो गया, जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट था उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यहां से डिडक्शन ले लेंगे। गॉट इट? यानी कि घर जब कंस्ट्रक्ट होकर रेडी होगा उस वाले साल से लेकर 5 साल तक, 5 इयर्स तक, हमको पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो तो मिलेगा ही, उसके साथ में 20% ये प्री कंस्ट्रक्शन वाले पीरियड का भी मिलता रहेगा। तो ये हमारा 5 साल में होद के बराबर खत्म हो जाएगा। ये जब तक आपका लोन चलेगा तब तक चलता रहेगा। गॉट इट? समझ में आया मेरी बात? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का तो इंटरेस्ट 25 लाख रुपए सपोज आपका अभी भी अनपेड है, तो उसके ऊपर जितना ब्याज लगना चाहिए वो तो 24B में आ ही रहा है। उसके साथ में बोल रहा है कि अगर आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जितना इंटरेस्ट रहा है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको जिस साल से पोस्ट कंस्ट्रक्शन हुआ है वहां से आपको और उसका डिडक्शन मिल जाएगा। यानी यहाँ पे जितना इंटरेस्ट हुआ है उसका 1/5 हिस्सा प्री कंस्ट्रक्शन का डिवाइड बाय 1/5 हिस्सा पोर्शन आपको 2021 में मिल जाएगा। 21-22 में भी 20%, 22-23 में भी 20%, इस तरीके से 5 साल में लेके ये तो कंप्लीट, ये वाला जब तक आपका ब्याज चल रहा है तब तक चलता रहेगा। कोई कंफ्यूजन अगर हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर डाल। मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे यहाँ पे दिमाग नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि सिंस आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप लोग बेहतर जानते हो। आगे बढ़े। हमारा लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से कंप्यूटेशन कंप्लीट हो गया। कैसे? सबसे पहले हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटरमाइन किया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स मैंने माइनस कर दिया। सर म्युनिसिपल टैक्स कैश बेसिस पे और ऑनर पेमेंट करेगा तभी। रिजल्टिंग फिगर मेरा नेट एनुअल वैल्यू है। नेट एनुअल वैल्यू में से 2 डिडक्शन हमको लेना है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A और इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो बहुत सिंपल है सर, 30% ऑफ पॉजिटिव फिगर ऑफ नेट एनुअल वैल्यू हमको लेना है और 24B में जो इंटरेस्ट बनता है एक्रुअल बेसिस पे लेना है। उसके साथ में अगर कोई प्री कंस्ट्रक्शन हो तो शुरुआत के 5 साल में ध्यान रख लेना भैया 5 साल में इसको बाद और मिलना है। आई बात समझ में? लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन हमारा हो गया। अब हम लोग दूसरे टाइप के हाउस प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? जो आदमी, जो इंडिविजुअल या HUF अपने लिए, अपने रहने के लिए रिजर्व करके रखा है, दैट प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सर एक आदमी अपने 10 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकता है क्या? हाँ जी कर सकता है, क्या दिक्कत है? मेरे हर सिटी में घर है, हमने उसको कोई यूज नहीं करता हूँ। कभी मेरा मुंबई जाने का मन करता है तो मैं मुंबई के फ्लैट में रहता हूँ, कभी मेरा दिल्ली में जाने का मन करता है तो दिल्ली के फ्लैट में रहता हूँ, बाकी पीरियड में उसको बंद करके रखता हूँ। उसका और कोई अगर बेनिफिट नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने लिए रिजर्व करके रखता हूँ। सारी प्रॉपर्टीज मेरे लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है। ओके सर एक कंपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है क्या? नहीं सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सिर्फ 2 जन के लिए मानेंगे, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए और एक HUF के लिए। बाकी के लिए हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह कंसीडर नहीं करेंगे।
अगर सर ऐसा हो कि हम सब जब जाता है, सपोज मुंबई हम 1 महीना जाता है, तो 1 महीना के लिए तो वो प्रॉपर्टी हम अपने लिए यूज कर लेता है, बाकी जो पीरियड होता है उसमें कभी कभी रेंट पे दे देता है। सर ये केस यहाँ पे कवर नहीं है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं माने जाएगी। वो प्रॉपर्टी या तो इससे कोई भी बेनिफिट आप नहीं उठा रहे हो, सिर्फ आप अपने लिए रिजर्व करके रखे हो, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड कहेंगे। सर ऐसा भी हो सकता है 6 महीना देते हैं, 6 महीना अपने लिए यूज कर लेते हैं। नहीं, किसी भी टाइप का अगर आप बेनिफिट उठा रहे हो, चाहे 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए या 1 दिन के लिए, आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड वो प्रॉपर्टी उस साल के लिए कंसिडर नहीं की जाएगी। समझ में आए मेरी बात? A house property shall be termed as self-occupied property where such property or part thereof is in the occupation of the owner for the purpose of his own residence. हर समय उसमें रहना जरूरी नहीं है, हम अपने लिए उस प्रॉपर्टी को रिजर्व करके रखा, बस ये भी काफी है। भले ही वो साल भर लॉक ही रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Is not actually let out during the whole or any part of the previous year and no other benefit from therefrom is derived by the owner. आई बात समझ में? उससे हम और कोई बेनिफिट उस प्रॉपर्टी से डिराइव नहीं कर रहे। सर ऐसा भी तो हो सकता है, मेरे पास एक फ्लैट है, आधा मैंने लेट आउट कर दिया और आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड। सर ये पढ़ाई आगे हम लोग पढ़ेंगे, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट। ये पढ़ाई यहाँ पे अभी नहीं पढ़ रहा, हम लोग अभी पूरे घर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आधा लेट आउट किया, आधा ये किया, उसके बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। किसके लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा? सिर्फ 2 ही पर्सन के लिए, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ के लिए। गॉट इट? अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा? सर कंप्यूटेशन करने की दरकार क्या? यहाँ तो इनकम तो होती नहीं है सेल्फ ऑक्यूपाइड, घर तो ताला में बंद था, या तो आप रह रहे थे या ताला में बंद था, तो आपके इस प्रॉपर्टी से तो इनकम होने वाली है नहीं, तो कुछ भी टैक्सेबल होना नहीं चाहिए। ओ माय डियर फ्रेंड, अपने बातचीत किए थे, इस हेड की पेक्यूलियर नेचर की बातचीत हमने किए थे। यहाँ पे एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होता है। एनुअल वैल्यू का मतलब हम लोग लास्ट वीडियो में बातचीत किए थे, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज चार्जेबल अंडर दिस हेड, नॉट एक्चुअल इनकम। भले उस हाउस प्रॉपर्टी से हमको एक्चुअल इनकम हो रहा हो या नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, बट अर्निंग कैपेसिटी तो उस घर की है। मेरे पास सपोज एक मुंबई में एक फ्लैट है, भले ही हमने साल भर अपने लिए रिजर्व करके रखा, पर हम एक भी दिन नहीं गया, बट उस हाउस प्रॉपर्टी की एक्चुअल इनकम नहीं हुई, मुझे लेट आउट नहीं किया तो एक्चुअल इनकम नहीं हुई, बट उस हाउस की अर्निंग कैपेसिटी इटसेल्फ की तो है, वो यहाँ पे चार्जेबल है। दैट इज टर्म्ड एज एनुअल वैल्यू। ध्यान रहेगा, इस बात को मत भूलिएगा, इस हाउस प्रॉपर्टी हेड का ये पेक्यूलियर नेचर है। तो सर कुछ भी रिडक्शन और कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। सर रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक नेसेसिटी है। सरकार ने भी इसको समझा, बोल रहा है कि अगर आपके पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है टू द एक्सटेंट ऑफ 2 हाउस प्रॉपर्टी तक, हम आपकी इन 2 हाउस प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू 0 मान लेंगे। नेट एनुअल वैल्यू 0 मान लेंगे। अगर नेट एनुअल वैल्यू अगर आपका 0 आ जाता है उस टेबल में, ग्रॉस में एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स, नेट एनुअल वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो रिजल्टिंग फिगर हर हाल में 0 या माइनस ही आएगा। अगर 2 डिडक्शन ले भी लेते हो 24A और 24B का, तो रिजल्टिंग फिगर तो हर हाल में निगेटिव ही आएगा। यानी कि 2 घर के लिए इन्होंने रिलैक्स कर दिया, नेट एनुअल वैल्यू 0 कर लिया, यानी कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी 0 मान लेंगे। ठीक है, टैक्सेबल जरूर होगा, बट अर्निंग कैपेसिटी 0 मान लेंगे, तो 0 मानेंगे तो इनकम कुछ होनी नहीं है। आई बात समझ में? कैसे वर्क करता है, बातचीत करते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नेट एनुअल वैल्यू लड्डू मानेंगे। कितने घर की? 2। सर हमारे पास 5 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपको 2 उसमें से चूज करना पड़ेगा, जिसके लिए ये नेट एनुअल वैल्यू लड्डू मानी जाएगी। सर बाकी के लिए? सर बाकी हमारे 5 में से 2 ये हो गया 3 घर के लिए, बाकी 3 घर को हम लोग डीम टू बी लेट आउट की तरह कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? डीम टू बी लेट आउट। उसकी पढ़ाई थोड़ी देर बाद में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आया मेरी बात? नेट एनुअल वैल्यू निल,
सर नेट एनुअल वैल्यू नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो कुछ मिलना नहीं है, आपने बातचीत की है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A का डिडक्शन लेने के लिए नेट एनुअल वैल्यू पॉजिटिव फिगर होना चाहिए। सर ये अगर नील है, अगर सपोज मिलता भी तो 30% जीरो था, निकाल ली तो जीरो ही आएगा, तो उसके माथा पे करने दरकार क्या है, लाइन ही मत लगाओ, हटाओ उसको, मिलना तो है नहीं वो। फिर एक आपको डिडक्शन जरूर रह जाता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। सर ये तो आप एक्चुअल बेसिस पे मिलेगा, हाँ जी मिलेगा, एकदम मिलेगा, यहां से भी मिलेगा, बट सरकार बोलती है भाई साहब देखिए हमने यहाँ पे आपको बेनिफिट दिया है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी लड्डू बना दी, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन पर भी हम कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। आप तो डिडक्शन देंगे बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ हम आपको यहाँ पे डिडक्शन देंगे। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा बट सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या लिमिटेशन है, आप लोग पढ़ाई पढ़ने वाले हैं। रिजल्टिंग जो फिगर है वही आपका उस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, ये हमेशा ही जीरो होगा या फिर निगेटिव फिगर होगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, तो यहाँ जीरो आएगा, जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट है तो जीरो में से अगर इंटरेस्ट के फिगर को माइनस करेंगे तो निगेटिव फिगर ही आएगा। हर हाल में निगेटिव इनकम ही होगी, या तो जीरो होगी या फिर निगेटिव इनकम होगी, ध्यान रहेगा। कितने घर के लिए ये कैलकुलेशन होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घर के लिए। सर कोई भी 2 घर ले सकते हैं क्या, हाँ जी आपकी चॉइस है। सर पिछले साल में मेरे जो 5 घर है उसमें से पिछले साल मैंने हाउस नंबर 1 एंड हाउस नंबर 2 तो इस बेनिफिट में लिया, लेकिन इस साल सोच रहा हूँ हाउस नंबर 3 और हाउस नंबर 4 को ले लें। हाँ आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर किसी को इससे लिए परमिशन लेनी पड़ेगी क्या, नहीं जी सर, आप अपना रिटर्न भरते समय ये अप्लाई कर दीजिएगा, किसी से कोई इजाजत कोई परमिशन की दरकार नहीं है। सर एक बुद्धि और दिमाग में आई है, 2 घर का अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं तो एक प्रॉपर्टी मैंने लेट आउट किया था उसको यहाँ पे डाल दें क्या, नहीं, हमारे लिए पहले तो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होनी चाहिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड की कौन सी प्रॉपर्टी को कहते हैं, जो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। जो ये रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर रही है वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ही नहीं। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है उनमें 2 हाउस प्रॉपर्टीज का ये बेनिफिट रहेगा। सर बाकी हाउसेस का क्या होगा, बातचीत किए थे, डीम टू बी लेट आउट की तरह माना जाएगा। बाकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज का क्या होगा, सर बैलेंस जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज अगर एसएससी की है तो वो डीम टू बी लेट आउट की तरह कंसीडर किया जाएगा। कैसे होगा, पढ़ाई कर लेंगे, ध्यान रहेगा। आगे बढ़े, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेस्ट्रिक्शंस, क्या रेस्ट्रिक्शंस है, मैक्सिमम लिमिट के ऊपर कैप लगा दिया, इससे ज्यादा हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी होता इंटरेस्ट पे कोई कैप नहीं है, एक्चुअल बेसिस प्लस प्री कंस्ट्रक्शन वाला जितना भी इंटरेस्ट आएगा सारा आपको माइनस मिलेगा, चाहे वो रेंट से ज्यादा भी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन अपर कैप लगा दिया इंटरेस्ट के लिए। कुछ सिनेरियो में 2 लाख, अगर कुछ रिक्वायर्ड कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो अपर कैप 2 लाख का है, अदरवाइज 30,000 का है। समझ में आया, कौन से सिनेरियो में 2 लाख मिलेगा, बातचीत कर लेते हैं। बोलता है कि अगर ये साइमल्टेनियसली ये 3 कंडीशन अगर आप फुलफिल कर देते हो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा उसके लिए अपर कैप है 2 लाख रुपीज का, 2 लाख रुपीज पर एनम। क्या कंडीशंस है, सर लोन इज यूटिलाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन और इवन ये भी एक कंडीशन ही है, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। आपका लोन 1/4/1999 के दिन या उसके बाद वाले दिन से लिया होना चाहिए। अगर उसके पहले का लोन है तो यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शंस, ये रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आप इसी में आ जाओगे, सीधे 30,000 वाले में आ जाओगे। लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999 एंड फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। Loan is utilized for construction or acquisition of the house property on or after 1/4/1999। सर पहले लोन ही नहीं लिया तो इससे पहले यूज कैसे होगा, अगर ये दोनों कंडीशन को तो आप मर्ज भी कर सकते हो। Such construction or acquisition is completed within 5 years from the end of the financial year in which the capital was borrowed।
जिस साल में आप लोन ले रहे हो वो फाइनेंशियल ईयर बीत जाने दो, उसके 5 साल के अंदर अंदर वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आप नीचे वाली लिमिट 30,000 में आ जाओगे। और तीसरा रेस्ट्रिक्शन जो है, तीसरी कंडीशन है कि आपको लेंडर से एक सर्टिफिकेट लेना है कि इन्होंने हमारे लिए हाउसिंग पर्पस के लिए एक लोन लिया है, इस टाइप का एक सर्टिफिकेट उनसे ले लीजिएगा जिसमें पूरे साल का इतना रुपया ब्याज बनता है। ये तीनों कंडीशन जब साइमल्टेनियसली फुलफिल होगी तो जो इंटरेस्ट जो बाद मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी से वो 2 लाख रुपए तक का आपको बाद मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24B। सर यही दर्जा सेल्फ ऑक्यूपाइड की जगह लेट आउट होता, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, जितना रुपया का इंटरेस्ट उतना रुपया का डिडक्शन मिलता एक्रूअल बेसिस पे। यहां पर भी एक्रूअल बेसिस होगा बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीस। अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई तो 30,000 मैक्सिमम डिडक्शन 30,000। सर आप तो बोल रहे थे सर 2 घर के लिए ये कैलकुलेशन रहेगा तो दोनों का मिला के 2 + 2 4 लाख का होगा। नहीं सर, दोनों घर का मिलाकर ये लिमिट है 2 लाख और 30,000 जो लिमिट है 2 लाख एंड 30,000 की जो लिमिट्स है वो दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मिलाकर, आपके पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है तब भी 2 लाख और 30,000 की लिमिट है। अगर आपके पास 2 घर है तो दोनों का मिलाकर 2 लाख या फिर 30,000 की लिमिट है। आई बात समझ में? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर 5 साल में हमने कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट कर दिया तो सर 2 लाख रुपया तो पर ईयर का हुआ ना, तो पिछले जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसका भी कुछ एडिशन होगा। सर ये जो लिमिट है प्री और पोस्ट सब मिला मिलूकर है, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो सब मिलाकर ये लिमिट आएगी। ये अपर कैप की लिमिट है आपको, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी से हम लोग आपको मैक्सिमम लॉस अलाउड करेंगे तो 2 लाख रुपया का अलाउड करेंगे। अब उसमें प्री मानो पोस्ट मानो, एक घर है 2 घर है, हमको कोई मतलब नहीं। सर हमने घर को रिपेयर करने के लिए लोन लिया है, 3 साल के अंदर रिपेयर करके नक्की कर दिया, साल का ब्याज 2.5 लाख रुपया होता है, कितना रुपया मिलेगा सर? 30,000 रुपीज। सर 2 लाख वाला मिलना चाहिए ना। घर मैंने लोन 1499 के बाद लिया है, रिपेयर 5 साल के अंदर हो। सर रिपेयर नहीं लिखा है यहाँ देखिए हायर लिमिट के लिए कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन लिखा है, रिपेयर नहीं लिखा है, रिनोवेशन नहीं लिखा है। रिपेयर रिन्यूअल चाहे कितने भी साल में हो, कैसा भी सिचुएशन हो, 30,000 के अंदर ही रहेगा। ये कंस्ट्रक्शंस के लिए, न्यू कंस्ट्रक्शंस के लिए ये हायर लिमिट है। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। इस चैनल को टैक्स पॉइंट इंडिया इस चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़े, एक टेबल दी हुई है आपको और एनालाइज करने के लिए। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, व्हेन लोन वाज टेकन ऑन और आफ्टर 1999, पर्पस कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपीज। क्लियर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो 5 साल के अंदर हो जाना चाहिए। बाकी सारी कंडीशन हम लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं फुलफिल हो गई, और अगर बाकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो 30,000 में आप आ जाओगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड ओनर आफ्टर 1499 फॉर रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मैक्सिमम लिमिट 30,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड बिफोर 1499, मैक्सिमम लिमिट 30,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड बिफोर 1499, 30,000। अगर यही प्रॉपर्टी लेट आउट होती, नो मैक्सिमम लिमिट। क्लियर है? आगे बढ़े। अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड भाई भाई है, ये अलग से कोई डिडक्शन नहीं है। इस टाइप की प्रॉपर्टी को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ये बोल रहा है, यानी कि इसमें कोई अलग से कोई घर नहीं आ रहा। कभी कभी क्या होता है, सपोज आपका एक मुंबई में एक फ्लैट, बट ड्यू टू योर ऑक्यूपेशन आपको बेंगलोर आना पड़ा और पूरे साल आप बेंगलोर ही रहे एंड मुंबई वाला फ्लैट आपको पूरे साल लॉक भी पड़ा रहा। ये जो मुंबई का फ्लैट इस सिचुएशन में जो है उसको हम लोग अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलेंगे। ड्यू टू
योर ऑक्यूपेशन, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं कर पा रहे हो, दैट प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इसका सर ट्रीटमेंट कैसे होगा? प्रोवाइडेड कोई दूसरा बेनिफिट इससे भी नहीं मिलना चाहिए। अगर आपने लेट आउट कर दिया या कुछ और बेनिफिट ले रहे हो तब ये अनऑक्यूपाइड नहीं है, तब ये लेट आउट की तरह कंसिडर कर लिया जाएगा। सर तो फिर इसका कैलकुलेशन जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड का करते हो वैसे, तो सर क्या 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड और 2 अनऑक्यूपाइड 4? नहीं, सारा मिलाकर ये 2, चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड चाहे अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड हमारे लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। सर एक कंपनी हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकती है क्या? नहीं जी, कभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। सेल्फ ऑक्यूपाइड सिर्फ 2 ही जन के लिए है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। सर ऐसा हो सकता है क्या, मिस्टर एक्स मान लीजिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, मिस्टर एक्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में वो अच्छी पोस्ट पर है, एज पर उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से उनको एक रेंट फ्री अकोमोडेशन अलॉट होगा, चाहे रेंट फ्री मान लीजिए या कंसेशनल रेंट पे एक अकोमोडेशन अलॉट होगा। एक मेरा केस मेरे दिमाग में आ रहा है, कंपनी के पास एट दैट मोमेंट कोई फ्लैट था नहीं, तो दे आर सर्चिंग फॉर ए फ्लैट, लेट आउट भाड़े पे ले लें और मिस्टर एक्स को अलॉट कर दे। तो मिस्टर एक्स ने उनको एक ऑफर किया, कंपनी जी हमारे पास एक फ्लैट है, आप एक काम कीजिए, वो फ्लैट आप हमसे भाड़े पे लीजिए, वापस हमको एज अ रेंट फ्री अकोमोडेशन या कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन के हिसाब से मेरे को अलॉट कर दीजिए। कंपनी एग्री कर गई। वो क्या रहा समझिएगा, सिचुएशन सोचिएगा, मिस्टर एक्स का खुद का फ्लैट कंपनी भाड़े पे लेती है और वापस से उनको एज ए रेंट फ्री अकोमोडेशन अलॉट कर देती है। समझ आया मेरी बात? कंपनी मिस्टर एक्स को रेंट पेमेंट कर रही है, ये प्रॉपर्टी तो लेट आउट है, मिस्टर एक्स बोलता है इसमें तो हम ही रह रहे हैं, ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। आप मेरे को बताइए, क्या ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है मिस्टर एक्स के एंगल से, या फिर ये लेट आउट प्रॉपर्टी है? सर ये प्रॉपर्टी लेट आउट है, ये प्रॉपर्टी लेट आउट है, भले ही कोइंसिडेंटली उसी घर में ओनर खुद रह रहा हो। सर ये तो आप बड़ा, ओनर खुद रह रहा है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ ना, उसको उसका दूसरा बेनिफिट मिल जा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, प्रॉपर्टी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही है। अब देखिए इसमें पेज क्या क्या आ रहा है, इसका टैक्स ट्रीटमेंट सोचिएगा। सबसे पहले मिस्टर एक्स के हाथ में रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यूएशन होनी चाहिए, कैलकुलेशन, और 10% या 15% जो भी, या विचेवर रेंट जो अपने बातचीत किए थे सैलरी में, जो रेंट का वैल्यूएशन है आरएफए का, वो उसमें टैक्सेबल होना चाहिए। दूसरी बात, यहां पे जो रह रहा है वो ओनर रह रहा है कि एम्प्लॉयर रह रहा है, सोच के जवाब दीजिएगा। उस फ्लैट में अभी उस फ्लैट का ओनर रह रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय रह रहा है? आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सर कैपेसिटी, उस रहने वाले बंदे की कैपेसिटी एज ए ओनर की नहीं है, वो एज ए एम्प्लॉय ऑफ ए प्राइवेट कंपनी अभी उस फ्लैट में रह रहा है, कोइंसिडेंटली वो उस फ्लैट का मालिक भी है। सब्सटेंस ऑफ अ फर्म, सब्सटेंस क्या है, रहने वाला कौन है, एम्प्लॉय है, मालिक नहीं है। हैंसफोर्थ ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हो सकती, हैंसफोर्थ ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हो सकती। एक मूवी आई थी दीवार, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा, ये कंसेप्ट आगे जाके काम आएगा। एक मूवी आई थी दीवार, सर दीवार नाम की तो बहुत मूवी आई, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की। दोनों भाई में पहले प्रेम रहता है, फिर एक पुलिस और एक गुंडा बन जाता है, एक डॉन हो जाता है।
तो कई पीरियड बाद में उनकी एक पुल के ऊपर, एक ब्रिज के ऊपर उनकी मुलाकात, ब्रिज के नीचे एक मुलाकात होती है। अमिताभ बच्चन शशि कपूर को बुलाया है, याद कीजिएगा वो सीन। अमिताभ बच्चन शशि कपूर से पूछता है कि मिलने कौन आया है मेरे से, एक पुलिस वाला आया है कि एक भाई आया है? कि आया एक ही बंदा है, शशि कपूर ही आया, जो कि उसका भाई है और कोइंसिडेंटली वो पुलिस ऑफिसर भी है। इस लाइन का क्या मतलब है? मिलने कौन आया है, पुलिस वाला आया है कि मेरा भाई मेरे से मिलने आया है? डायलॉग्स थोड़े वर्डिंग्स इधर उधर है, पर सार यही है, मीनिंग यही था। शशि कपूर कहता है जब तक एक भाई बोलेगा भाई सुनेगा, जब एक मुजरिम बोलना चालू करेगा तो एक पुलिस वाला सुनना चालू कर देगा। आइडेंटिटी पर्सन मतलब इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग तो एक ही है, बट यहां कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट होती जा रही है। समझ में आया? वही लॉजिक यहां पर फिट है। कैपेसिटी, उस पर्सन जो अभी उस घर में रह रहा है, उसकी कैपेसिटी ऑनर की नहीं है, उसकी कैपेसिटी एम्प्लॉय की है। वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी पे वहां रह रहा है, हैंसफोर्थ ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है। ये कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा। यहां पे इसका आप वैल्यू इतना नहीं समझ रहे, पर ये कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा। कैपेसिटी ऑफ द पर्सन इज इंपॉर्टेंट। आने वाले चैप्टर्स में आपको इसका काम आएगा। मूवी से सीखिए, पुरानी मूवीज आपको काफी इनकम टैक्स सिखाएगी। बातचीत करेंगे हम लोग धीरे धीरे आगे। चलिए, अनऑक्यूपाइड सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। नेक्स्ट, डीम टू बी लेट आउट। अब 10 मिनट का काम हो रहा है ये चैप्टर फिनिश करने में। सर, डीम टू बी लेट आउट, जो हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, बट आप उनको सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान पा रहे हो क्योंकि 2 घर का रेस्ट्रिक्शन है सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। बाकी जो प्रॉपर्टीज है जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बट जो एज सच ट्रीट नहीं हो पा रही थी, उनको हम लोग डीम टू बी लेट आउट की तरह कंसिडर करेंगे। सेक्शन 23(4) के अंदर सर डीम टू बी लेट आउट की तरह कंसिडर करेंगे तो मतलब क्या हो सर? कैलकुलेशन तो सिंपल हो गया। हमको तो लेट आउट का कैलकुलेशन आता ही है। कैसे होता है लेट आउट का कैलकुलेशन? सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लीजिए, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर दीजिए पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द ओनर। नेट एनुअल वैल्यू आ गया, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन बात दे दीजिए 30% का, और इंटरेस्ट ऑन लोन एक्रूवल बेसिस पे बात दे दीजिएगा, प्री एंड पोस्ट मिला मिलू के। यही तो है, यही कैलकुलेशन करना आपको। सर एक इसमें प्रॉब्लम है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? वापस मैं बता देता हूँ। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में कंपेयर कीजिएगा, व्हिचएवर इज हायर इज कंसीडर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, स्टैंडर्ड रेंट इज कंसीडर्ड एज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और फिर उसको कंपेयर कीजिएगा एक्चुअल रेंट। सर एक्चुअल रेंट तो कुछ है ही नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, 0 मानिए। यानी कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी कंसीडर्ड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन चला दीजिए। कुछ नहीं करना, लेट आउट की तरह कंसीडर करना है। एक्चुअल रेंट आपके लिए 0 है, RER shall be considered as gross annual value। आगे बढ़े। पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट, सेक्शन 23(3). बस अब 10 मिनट का काम नहीं है इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। एरिया वाइज ये घर है 40%, 60% या कोई भी परसेंटेज हो सकता है। ये पोर्शन लेट आउट, ये पोर्शन लेट आउट किया गया, ये पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। सर क्यों दिमाग लगा रहे हैं? एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन हम आपको बताते हैं। मान लीजिए 2 घर है, 2 डिफरेंट यूनिट है, ये अलग घर है, ये अलग घर है, ये लेट आउट है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लीजिएगा। सर इतना सा आसान? हाँ जी एकदम आसान, यही करना है आपको, यही करना है। एरिया वाइज 40%, 60 या 50, 50, 75, 30, कुछ भी कोई भी परसेंटेज हो, आप मानिए वो 2 यूनिट्स है, एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लीजिए। अगर म्युनिसिपल वैल्यू एक साथ दिया है तो प्रोपोर्शनेट कर लीजिएगा, फेयर रेंट दिया है तो प्रोपोर्शनेट कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। सर वो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड में फिर इसको भी कंसीडर, हाँ जी ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। क्लियर है? सर टाइम वाइज एक घर है,
3 महीना लेट आउट रहा, 6 महीना सेल्फ रहा और 3 महीना खाली पड़ा था, या 9 महीना लेट आउट, या कोई भी कम हो सकता है। सही है प्रॉपर्टी। प्रोपोर्शनल चलेंगे टाइम वाइज, कितने जन के दिमाग में ये आया, वो सब गलत है। क्यों सर? सेल्फ ऑक्यूपाइड के डेफिनेशन में ये फिट नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा सर? अपने बातचीत किए थे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस प्रॉपर्टी से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए और लेट आउट नहीं होना चाहिए, यहां पे हो गया वो। हैंसफोर्थ ये पूरा प्रॉपर्टी लेट आउट की तरह ही माना जाएगा एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लीजिएगा। एक्चुअल रेंट आपका कम रहेगा, आरईआर तो ज्यादा रहेगा, आरईआर की वजह से टैक्सेबल हो जाएगा आपका। सर एरिया एज वेल एज टाइम, ये क्या होगा सर? ये 30% है, ये 70% है। ये वाला पोर्शन 3 महीना के लिए लेट आउट रहा और 9 महीना के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा। ये वाला पोर्शन पूरा साल लेट आउट रहा। कॉम्बो हो गया। मानिए 2 अलग अलग यूनिट है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी लेट आउट है, ये भी लेट आउट है। सर और भी कोई कम? अरे आपका यही बेसिक पर सॉल्यूशन होना है। क्लियर है? एक एग्जांपल है मेरे पास इसके लिए। मिस्टर राणा used his house property for self occupation till 1st August 2020 and let out the same for remaining period for rent of rupees 6,000 per month. Compute his income from house property from the following detail. म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है। सिंपल। 4 महीना तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड था और 8 महीना लेट आउट था। कितना रुपए करके? 6,000 रुपए करके। सबसे पहले तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लीजिए पूरे साल का। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड तो ट्रीट होगा नहीं क्योंकि कुछ बेनिफिट लिया गया है। 1,80,000, 96,000, यानी कि मेरा 96,000 शैल बी कंसीडर्ड एज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। 1 और 80 के बीच में फाइट हुआ, 1 लाख जीता, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 96,000। 96,000 इज कंसीडर्ड एज माय रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ARR मेरा कितना है? 6,000 रुपीज करके मेरे को मिला है, पर 8 महीना ही मिला। 8 into 6 48,000 हमको मिला है। 4 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो हमको कोई रेंट मिलेगा नहीं। इन दोनों के बीच में कंपेयर हुआ, 96,000 जीत गया। 96,000 इज कंसीडर्ड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दीजिए। प्रिज्यूम पेमेंट हो चुका है 16% ऑफ 1 लाख। 16,000 माइनस किया, 80,000। 80,000 का 30% 24,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। 80,000 इज नेट एनुअल वैल्यू, उसका 30% 24,000 हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन सब में दिया हुआ 10,000। 10,000 पूरा मिलेगा। सर अपर लिमिट 2 लाख नहीं सर, यहाँ तो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हो रहा ना, ये तो लेट आउट हो रहा, कोई लिमिट नहीं है। जो एक्चुअल बेसिस पे हुआ है प्लस प्री कंस्ट्रक्शन 10,000 ऑल टुगेदर 34,000 का रिडक्शन। 80 minus 34 46,000 शैल बी कंसीडर्ड एज माय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वेरी सिंपल। सर इतना आसान होता है क्या इनकम टैक्स में पढ़ाई? एकदम इतना ही आसान होता है। एक लास्ट पार्ट और है, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड अरियर रेंट, सेक्शन 25A। होता क्या है? आपने बातचीत किया था, अगर अनरियलाइज्ड रेंट रह जाता है तो माइनस करते हैं अपने ARR माइनस UR। इफ यू रिमेंबर लेट आउट प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन करते समय हम लोगों ने बातचीत किया था इस चीज का। आने वाले समय में अगर वो रेंट रिकवर हो जाए, जो पैसा डूब गया था वो भाई साहब मिल गए तो उन्होंने पैसा दे लिया, पूरा नहीं कुछ दे दिया या पूरा दे दिया, तो उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा? दैट इज कॉल्ड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ये सेक्शन 25A में कवर्ड है। और दूसरा एक और पार्ट है अरियर रेंट। ये मैं और आपको समझा देता हूं। सपोज मैंने एक प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को लेट आउट करके रखा था। कब से? 1/4/2015 से लेट आउट है। 10,000 रुपया महीना, 10,000 रुपीज पर मंथ। 15, 16 बीता, 16, 17 बीता, अभी भी 10,000 रुपीज वो हमको दे रहे हैं।
सॉरी 10,000 रुपीज पर मंथ हमको दे रहे हैं। मैं बोला भाई साहब देखिए इसका रेंट बढ़ जाना चाहिए। तो कुछ डिस्प्यूट हुए या कोर्ट का डिसीजन हुआ या किसी भी रीजन से डिसीजन ये हुआ कि 10,000 की जगह हम आपको 15,000 करके देंगे विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 कब देंगे? ये 21-22 वाले साल में हमको मिलेगा। 2021 जो अपना प्रीवियस ईयर चल रहा, 2021 में हमको 10 की जगह 15 करके देंगे। पर कब से देंगे? 1 अप्रैल 2018 से। अब इसमें हुआ क्या, 2021 में जो मेरे को 15,000 करके मिलेगा वो तो हम इस साल के कैलकुलेशन में ले रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों का तो मैं रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुका हूँ। 18-19 एंड 19-20 में तो मैं 10,000 कंसीडर करके ही रिटर्न फाइल कर दी। अब ये जो 5,000 पर मंथ एक्स्ट्रा जो मेरे को 24 मंथ्स का मिलेगा वो कहलाया जाएगा अरियर रेंट। वो जिस साल हमको पैसा मिलेगा उसी साल हमको डिडक्शन मिल जाएगा। वेरी सिंपल। तो उसी साल ये टैक्सेबल हो जाएगा, डिडक्शन सॉरी टैक्सेबल हो जाएगा। एक डिडक्शन इसमें से ले लीजिएगा, चाहे रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट हो या अरियर रेंट हो, उसमें से एक डिडक्शन आपको लेना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल, स्टैंडर्ड डिडक्शन का क्लेम कर लीजिएगा। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? वही 30%, यानी कि जितना आपको रिसीट होगा उसका 70% इज कंसिडर्ड एज योर टैक्सेबल इनकम। एक एग्जांपल है मेरे पास। मिस्टर लकी अली owns a house property let out since 1/4/2016 to a school for a monthly rent of rupees 10,000. There was no change in rent till 31/3/2020. On 1st April 2020, as per court decision, rent was increased to 12,000 per month with retrospective effect from 1st April 2018 and duly paid by school in the same year. Legal expenditure for such suit is rupees 30,000. Discuss tax treatment under section 25. कुछ नहीं, कितना पीरियड का आपको एक्स्ट्रा रेंट मिल रहा है? 1/4/2018 से लेकर 31/3/2020। इस साल का तो आप नॉर्मली 10,000 की जगह 12,000 कंसीडर करके ही कैलकुलेशन करोगे। 2021 का जब आप हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करोगे तो रेंट को 12,000 करके ही कंसीडर करोगे। बट पिछले सालों का तो आपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दिया, वहां पर आप ये जो पीरियड है 24 मंथ्स का, ये जो पीरियड का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट एक्स्ट्रा रेंट जो मिल रहा है टर्म्ड एज अरियर रेंट। अरियर रेंट रिसीव 2,000 रुपया करके एक्स्ट्रा मिल रहा है। 10,000 का 12,000 कोर्ट ने किया, 2,000 कितना पीरियड के लिए? 24 मंथ के लिए। 1/4/2018 to 31/3/2020 कम्स टू 48,000। आपका एरियर रेंट कितना मिला आपको? 48,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन उसमें से माइनस कर दीजिए 30%। रिमेनिंग फिगर इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 25 है। जो रेगुलर रेंटल इनकम होगी वो तो आपको करना ही है, उसके साथ में ये और एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ जाए। सर ये 30,000 का डिडक्शन जो है, ये जो लीगल एक्सपेंडिचर लगा, कोई एक्सपेंडिचर और माइनस नहीं मिलेगा। सर ये स्कूल पैसा इंस्टेड ऑफ 2021-22 में देती तो सर ये जो कैलकुलेशन है वो 21-22 में हो जाता, 2021 में नहीं होता। यानी कि रिसीट बेसिस पे कैलकुलेशन होता। अगर पैसा मिल गया तब कैलकुलेशन करेंगे, नहीं तो कोर्ट के डिसीजन पे नहीं करेंगे। पैसा मिलना चाहिए, ध्यान रहेगा। आगे बढ़े, कुछ और केसेस आपको दिमाग में रखने हैं। 5 मिनट की बात हो रहा है। फॉरेन प्रॉपर्टी, अगर आप किसी एसएससी की प्रॉपर्टी फॉरेन में लोकेटेड हो तब कैलकुलेशन कैसे होगा? जैसे होते आ रहा है वैसे ही होगा। लेट आउट है तो लेट आउट की तरह, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह। सर सबके हाथ में टैक्सेबल होगा क्या? और भाई साहब बातचीत किए थे रेसिडेंशियल स्टेटस के वीडियो में। अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो आपके जुपिटर से होने वाली भी इनकम भी टैक्सेबल होगी। और अगर आप नॉन रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो अगर इंडिया में रिसीट हुआ है या इंडिया में अक्रू हुआ है देन इट विल बी टैक्सेबल, अदरवाइज नहीं। बातचीत किए थे, बस उसी प्रिंसिपल पे चलना अपने को। कंपोजिट रेंट किसको कहते हैं सर? कभी कभी क्या होता है, खाली हाउस प्रॉपर्टी के लिए हमको रेंट नहीं मिलता। ऐसा भी हो सकता है कि हाउस प्रॉपर्टी के साथ में कुछ एमेनिटीज भी दी जा रही है या कुछ फर्नीचर्स भी दिया जा रहा है,
या कुछ मशीन्स भी दी जा रही हो। अगर इस हेड में लाने के लिए जो प्योर खाली हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रेंट है वो अगर आप डिटरमाइन कर सकते हो तो इस हेड के लिए दरवाजे आपके लिए खुले हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक फर्निश्ड फ्लैट दिया जा रहा, हम लोग का एग्रीमेंट हुआ है 10,000 रुपीज पर मंथ हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर आप खाली लेते हो तो, और अगर फर्निश करके लेते हो, दोनों ऑप्शन हमको दिया गया, तो 5,000 रुपीज फर्नीचर का अलग से फर्निश करके हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये डिटरमाइंड फिक्स ये फर्नीचर देंगे, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैंने एग्री कर लिया विद फर्नीचर। सामने वाले के लिए 10,000, ये तो अब सेपरेबल है ना, 10,000 मेरे पास दोनों ऑप्शन थे, 10,000 और 10 + 5, मैंने 15 पे गया। तो सामने वाले के लिए 10,000 जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की है और 5,000 जो है वो बिजनेस इनकम या फिर अदर सोर्सेस की है। लेकिन अगर यही सेपरेबल नहीं होता, ये एग्रीमेंट अगर सेपरेबल नहीं हो सकता, सपोज एक ऐसा, मैं सपोज फैक्ट्री यूनिट में ले रहा हूं, उसमें 50,000 रुपया महीना लगेगा, मशीन उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बिना मशीन वो देगा नहीं, क्योंकि वो नहीं तो कहां लेके जाएगा। अब तो ये सेपरेबल नहीं है, ये जो रेंट है 50,000 रुपीज हम खाली पेपर पे करते हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन ये सेपरेबल है क्या, उसमें आप डिटरमाइन कर सकते हो कि मशीन के लिए कितना और शेड ये बिल्डिंग के लिए कितना, नहीं हो सकता। अगर इस टाइप का केस हो, वो आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर्ड नहीं होगा, वो अदर सोर्सेस या बिजनेस हेड के अंदर कवर्ड हो जाएगा। ये जब जॉइंट रेंट मिल रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज कंपोजिट रेंट। आई बात समझ में? को ओनरशिप, अगर एक हाउस प्रॉपर्टी का ओनर एक से ज्यादा होता है, देन दैट विल बी टर्म्ड एज को ओनर। सर ऐसा होता है? हाँ जी होता ही है। हमारे प्रॉपर्टी सपोज हम और मेरी वाइफ दोनों के नाम पे हमने प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, तो दोनों शैल बी कंसिडर्ड, बोथ शैल बी कंसिडर्ड एज को ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। सर लेट आउट में तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना जिसका शेयर रहेगा उतना उसके हाथ में इनकम कंसिडर कर लेंगे, पर सेल्फ ऑक्यूपाइड जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या 2 लाख का लिमिट सबके लिए इंडिविजुअल रहेगा क्या, कि पहले पूरा कैलकुलेशन करके फिर 50-70 कर देंगे, 50-50 या 60-40 जो भी रेशियो बोलता है कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो 2 लाख की जो लिमिट है पर कैप की, वो दोनों के लिए अलग अलग है। आप शुरू से ही उसको डिवीजन करके चलिए, आप ऐसा नहीं है कि पहले पूरा कंप्यूट कीजिए एंड फिर 60-40 या 50-50 का जो रेशियो वो बांटिए, ऐसा नहीं। आप शुरू से ही उसको डिवाइड करके चलिए। 2 लाख की लिमिट दोनों के लिए अलग अलग अवेलेबल रहेगी। दोनों या 4 को ओनर है तो चारों के लिए अलग अलग लिमिट ये अवेलेबल रहेगी। पार्टनर्स प्रॉपर्टी यूज्ड बाय द फर्म, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इसकी पढ़ाई आएगी या नहीं आएगी, पहले तो ये बताइए। सर एकदम आएगी। क्यों क्यों आएगी? मेरे पास एक ऑफिस प्रीमिसेस है जो मैंने अपनी पार्टनरशिप फर्म में दे रखी है, और पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस उसमें चल रहा है। क्या ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि मेरा खुद का बिजनेस उसमें चल रहा है? अगर मेरा खुद का बिजनेस उसमें चल रहा है, आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी ओनर की खुद के बिजनेस या प्रोफेशन में यूज होती हो, तब सेल्फ इस हेड के अंदर उसकी पढ़ाई नहीं आती, अदरवाइज आएगी। पार्टनरशिप फर्म में हम भी तो एक पार्टनर है, हम भी तो ओनर है, भले ही फ्रैक्शनल के लिए सही, यानी कि मैं अपना खुद का बिजनेस भी उसमें चला रहा हूं, भले ही फ्रैक्शनल के लिए ही। हैंसफोर्थ ये जो प्रॉपर्टी होगी वो उसकी पढ़ाई इस चैप्टर में, इस हेड में कवर्ड नहीं होगी, उसके लिए बिजनेस हेड में जाना पड़ेगा। क्लियर है? फिर एक और एग्जांपल है प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। हम लोग बातचीत किए थे कि अगर कोई प्रॉपर्टी को सेल एंड परचेज करने का एक बिजनेस करता हो, तो उसके लिए प्रॉपर्टी अगर अनसोल्ड रह जाती है, जो अनसोल्ड स्टॉक है, उसके लिए यहाँ पर पढ़ाई आपकी एप्लीकेबल रहेगी। वो प्रॉपर्टी इस हेड के अंदर कवर्ड रहेगी, यानी कि एनुअल वैल्यू के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को कंसीडर करने की, जो बिजनेस कर रहा है, प्रॉपर्टी का सेल परचेज का बिजनेस कर रहा है, अनसोल्ड रह जा रहा है स्टॉक, तो उनके सामने एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो जितना स्टॉक रह गया उनके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ रहा है।
तो गवर्नमेंट ने इसका बीच का एक रास्ता निकाला, 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए तक हम लोग टैक्सेबल नहीं करेंगे, उसके बाद के पीरियड से करना चालू कर देंगे। अगर उसके बाद में भी अनसोल्ड रह गया तो हम लोग टैक्सेबल करना चालू कर देंगे। यानी कि एक बिल्डर है, वो एक बिल्डिंग बनाया, सपोज उसमें 10 फ्लैट थे, 3 फ्लैट बिक गए, 7 फ्लैट नहीं बिके, तो 7 फ्लैट नहीं बिके, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो वो फ्लैट्स उसके लिए टैक्सेबल एनुअल वैल्यू उन फ्लैट्स की यहाँ पे कंसीडर की जाएगी। गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता निकाला, 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीट, हम लोग आपको फ्री कर दिए। उसके बाद में भी अगर वो फ्लैट आपके पास स्टॉक में रह गए तो जैसे रेगुलर ट्रीटमेंट होता है, लेट आउट या सेल्फ ऑक्यूपाइड या डीम्ड टू बी लेट आउट की तरह आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? कुछ हाउस प्रॉपर्टीज एग्जेम्प्टेड है, इनका एनुअल वैल्यू यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता। मैं एक बार रीड कर लेता हूं। एनी वन पैलेस, ओनली वन, और पार्ट देयरऑफ ऑफ एन एक्स रूलर प्रोवाइडेड द सेम इज नॉट लेट आउट। सर एक्स रूलर ये क्या होता है? सर पहले राजा महाराजाओं का सिस्टम था यहाँ पे, अगर उनका कोई पैलेस है, एक पैलेस को हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, उसका टैक्स नहीं लेंगे, प्रोवाइडेड वो लेट आउट नहीं होना चाहिए। अगर उसको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर लिया तो बिजनेस में चला गया, या लेट आउट करता हो कभी कभार, तो टैक्सेबल हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, ये सब इन सेक्शंस में कवर्ड होना चाहिए। खाली सिंपल हॉस्पिटल होने से नहीं, इन सब सेक्शंस में कवर्ड होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन बीइंग रेसिडेंट ऑफ लद्दाख, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेड यूनियन, फार्म हाउस, एग्रो इनकम में आप इसकी पढ़ाई कर चुके हो। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, ये सब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसके पहले, ये कंप्लीट करने से पहले मैं 2 चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये टैक्स पॉइंट इंडिया जो यूट्यूब का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हमारी नए वीडियोस अपलोड होंगे पूरी सीरीज आपके सामने आपको नोटिफिकेशन चली जाए। दूसरी हमारी एक साइट है ecoursepoint.com, इसमें कुछ हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर्स उसमें भी डाला हुआ है, बट न्यू जनरेशन टूल्स के साथ है। उसके साथ में उसमें क्विज भी है, एमसीक्यूज बेस्ड एक क्वेश्चन बैंक बनाया गया है। आउट ऑफ दैट क्वेश्चन बैंक आपको 2 और 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस के सेट रहेंगे, आप अटेम्प्ट कीजिए, संग आपको आंसर मिलेगा, आपकी बैकअप प्रैक्टिस होगी। ऑब्वियसली वो चार्जेबल है। चार्ज के पीछे हमारा इंटेंशन अर्निंग नहीं थी, चार्ज के पीछे हमारा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ उसके मेंटेनेंस कॉस्ट को बियर करने के लिए। हैंसफोर्थ हम एक डिस्काउंट कूपन भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यूज कूपन HP100, आपको इंस्टेंट 100 रुपीज का वो कोर्स को रजिस्टर करने पे ई कोर्स पॉइंट में जब आप रजिस्टर करके इस कोर्स में इनरोल करेंगे तो जब आपसे चार्ज मांगेगा तो आप HP100 कूपन यूज कीजिए, तो 100 रुपीज तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। आई एम श्योर आप इस प्रॉब्लम को समझेंगे कि उसको क्यों नहीं हम लोग फ्री कर पा रहे हैं, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट निकालना जरूरी है। ये हर हाल में ये सब ऑप्शनल है। वीडियो सीरीज जो फ्रीली अवेलेबल है वो हर समय आपके पास यूट्यूब में अवेलेबल रहेगी। ये अगर आप करते हो तो ये एक ऑप्शन हमने आपको दिया है, बट बिट कंट्रीब्यूशन बेस्ड। थैंक यू। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आपके सामने दूसरा वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।